नमस्कार। आज इंटरनेशनल योगा डे भी है। आज रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं योगा डे के दिन, और जबकि इसकी रिलीज अगले संडे को होगा। और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं आज एपिसोड 23 में तवी टेल्स की, जिन्होंने बहुत नाम कमाया है अभिनय में, बहुत नाम कमाया है संगीत के क्षेत्र में। डोगरा सरजमी पर कला के जो बीज पड़े थे, उनमें से कुछ सुर बन गए और कुछ अभिनय के रंग, और जब इनका मिश्रण बना तो बन गए हमारे प्रिय राजकुमार बहरूपिया जी, जिन्हें कभी हारमोनियम की झनकार ने आकर्षित किया तो कभी मंच की रोशनी ने बुलाया। इनका नाटक सुनना ते स्वार्थ से रंग यात्रा की शुरुआत की, रेडियो दूरदर्शन पर सशक्त एंकरिंग और आवाज की छाप छोड़ी क्यों, अभी भी ये कंटिन्यूसली दूरदर्शन पे और रेडियो पे सक्रिय हैं। निर्देशक के रूप में पहली प्रस्तुति ने भी वाहवाही लूटी। इनका एक गाना मैं सुन रहा था रिसेंटली, डॉक्टर विकास, मैं आपको भी फॉरवर्ड करूंगा। अपनी बोली बोल जैसे गीतों से इन्होंने लोक और राज्य स्तरीय सांस्कृतिक पुरस्कारों और सम्मानों से भी ये नवाजे गए। ये सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक संवेदनशील अभिव्यक्ति हैं, जिनकी कला में डोगरी लोक, उर्दू शायरी, क्लासिकल संगीत और थिएटर की आत्मा बहती है। इनका एक शौक है जो मेरे को लगता है नया है, क्योंकि इन्होंने काफी फोटोग्राफ्स भी खींचने शुरू की हैं। कैमरे की आंख से फोटोग्राफी करते हैं, बहुत खूबसूरत फोटोग्राफी करते हैं। दूसरा इनका शौक है, जो मैं इनको फॉलो करता हूं काफी देर से, इनको सुबह सुबह दौड़ने का शौक है, जो शायद आज हमारा फिट इंडिया की अगर हम बात करते हैं, सुबह प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि देश में अब जागरूकता लाने की जरूरत है, मोटे लोग कम होने चाहिए, तो शायद मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी और इनसे सीखनी भी पड़ेगी। इन्होंने अपना काफी वेट कम किया। ये हर सुबह की दौड़ से स्व अनुशासन करते हैं। आप इनके वीडियो देख सकते हैं, सुबह सुबह ये कभी मांडा में सैर करते हैं, कभी मुबारक मंडी के आसपास दिखते हैं। मंच की रोशनी से लोक जागरण किया है इन्होंने, और इनमें इन सब में बसते हैं राजकुमार बहरूपिया शर्मा जी। आज तवी टेल्स के एपिसोड 23 के मंच पर हम इनसे जानेंगे इनका सृजनात्मक सफर, कुछ मीठी यादें, कुछ प्रेरक अनुभव और वो बातें जो युवा कलाकारों को सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो आइए मिलते हैं राजकुमार बरूपिया जी से, जिनकी हर प्रस्तुति कहती है अपनी बोली बोल। एंड राजकुमार जी, जैसे मैं कहता हूं कि वी आर ऑनर्ड, जब भी हम किसी डोगरा रतन को मिलते हैं, हम उनका पॉडकास्ट करते हैं, तो जितनी खुशी मेरे को डॉक्टर विकास को होती है उनको मिलकर, उनकी एक लाइव जर्नी सुन के, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, 30, 40, 50, 60, उससे भी अधिक वर्षों तक ये चलेगा। और आप जैसे लोग जिन्होंने युवावस्था में भी डोगरी में इतना योगदान दिया है, उनकी जब कहानियां युवक देखेंगे और वो प्रेरित होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एपिसोड 23 ऑफ तवी टेल्स। राजकुमार जी, ओवर टू डॉक्टर विकास। राजकुमार जी, तवी टेल्स की पूरी टीम की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और एपिसोड नंबर 23 है आज, तो हम बहुत ही प्रसन्न हैं कि आज के एपिसोड में आपकी लाइफ जर्नी को सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। अजय जी ने जैसे अभी आपकी अचीवमेंट्स को समराइज किया, आपको इंट्रोड्यूस किया, तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपकी जैसी शख्सियत आज तभी टेल के प्लेटफॉर्म को सुशोभित कर रही है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी लाइफ जर्नी से ही हम स्टार्ट करेंगे कि आपके बचपन से ही, कि जब बचपन में सुरों से आपका पहली बार जो कहते हैं ना कि मिलन हुआ, जब सुरों ने आपको छुआ, तो वो कौन सा लम्हा था, वो कौन सी यादगार थी बचपन की, इस संगीत के साथ कैसे रिश्ता जुड़ा, और कोई खास दिन या खास आपकी कोई यादगार स्मृति हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें हमारे मंच से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विकास जी, अजय जी। तवी टेल्स को मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवादी हूं। आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक दो बातें मैं जरूर साझा करूं। एक तो आप लोग, डॉक्टर विकास एंड अजय जी, जिस तरह समाज में काम कर रहे हैं, जो आपका एक योगदान है, तो मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति का आप स्वागत कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा झेप रहा हूं।
मैं आपके छोटे भाइयों की तरह हूँ भी, और मैं फिर भी आपका ये अभिवादन स्वीकार करता हूँ, यदि आप इसे धृष्टता ना समझें। और दूसरी बात, जैसे अजय जी ने कहा कि आज जब ये रिकॉर्ड हो रहा है कार्यक्रम, तो 21 जून है और इंटरनेशनल डे ऑफ योग दिवस है। इसके साथ ही मैं आज, क्योंकि ये बात जुड़ती है, आज संगीत का दिन भी है, इंटरनेशनल डे फॉर म्यूजिक भी है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है संगीत का, तो ये भी अच्छी बात है। और मेरे बारे में अजय जी ने बहुत कुछ बोला है। तो जो उस जर्नी की शुरुआत है, दरअसल हमारे घर में डोगरी ही बोली जाती है। हमारा एलीट डोगरा समाज वाला हाल नहीं है कि हम डोगरी का नारा बाहर लगाएं और घर में डोगरी ना बोलें। तो हमारे घर में डोगरी ही बोली जाती थी, और डोगरी मैंने कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़कर नहीं, बल्कि घर में जो बोली जाती है वही सीखी है। और जहाँ तक संगीत या कला की बात है, तो घर में हमेशा ही एक माहौल रहा है। बेसिकली क्या था, जो मेरे पिताजी, वो हमें हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि कहीं भी पब्लिकली परफॉर्म करने के लिए, खास तौर पर देशभक्ति के गीत वगैरह गाने के लिए। मतलब गाँव में अगर कहीं कोई शादी वगैरह है, आपको पता होगा, अब तो शायद आजकल के बच्चों को ना पता हो, पर गाँव में जो शादियाँ होती हैं वो 2, 3, 4 दिन तक चलती हैं। मतलब एक पूरे का पूरा बिरादरी समाज वहाँ आकर बैठता है। तो वहाँ जब शाम को सब लोग चाय पीने के लिए जब एक इकट्ठ होता था, तो वहाँ हमें पिताजी द्वारा प्रोत्साहित किया जाता था, सुनाओ कोई गाना, सुनाओ देशभक्ति का फलां-फलां। जो रेडियो पे कोई विधिवत कुछ सीखा नहीं था, रेडियो में जो सुन के याद हुए थे, तो हमें वो ₹1 ₹2 इनाम मिल जाना। तो हमें मुझे लगता है वहीं से एक शुरुआत हो गई थी। संगीत की तरफ रुझान वही था, बाकी जो मैं प्रोफ़ेशनली संगीत में आया, वो एक एक्सीडेंटली आया। मेरे को बिल्कुल सारेगामापाधानिसा की कोई जानकारी नहीं थी, बस एक एडमिशन लेनी थी कहीं, मेरे मेरे मुताबिक किसी आसान सब्जेक्ट में, तो वो इस तरफ आ गया। फिर बाद में पता लगा नहीं भाई, ये आसान रास्ता नहीं है। तो बस ऐसे ही शुरुआत हुई सर। बहुत बढ़िया। राजकुमार जी, एक चीज हम हमेशा डिस्कस करते हैं, जो आपने भी जो आपके साथ पॉडकास्ट में भी निकल कर आ रही है, डोगरे बहुत ग्राउंडेड और हम्बल हैं, जो शायद पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी मैं और आप डिस्कस कर रहे थे कि जी, जी। डोगरा जो है वो एक सिंप्लिसिटी के अगर आपकी पहचान है, या एक अ, जब जब भी कभी डोगरों के बारे में बात की जाती है, पुरानी किताबों में भी, जो डोगरा रेजिमेंट्स में जो जवान काम करते थे, तो अक्सर कहते थे कि सबसे आसान काम करना डोगरों के साथ है, क्योंकि एक तो ये हम्बल है, जो आप में भी दिखता है, और हमारे पिछली 22 एपिसोड्स में जितने भी हमारे डोगरा रतन आए हैं उनमें दिखा। दूसरा ये है कि इनको दो ही शौक हैं, कि एक अच्छा खाना, और जब ये शाम को फ्री होते हैं, ये कोई लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं। वो क्या करते थे, अपने छोटी सी डफलियां लेके, बर्तन लेके, वो अपने गाने वगैरह गाते थे, फोक म्यूजिक वगैरह करते थे। आपने बहुत सिंपली उस डीएनए को उजागर किया है कि डोगरों को अगर हम देखें तो डोगरे कैसे होंगे। जो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, तो वो भी ये मानेंगे कि 23वें एपिसोड में भी एक ऐसा डोगरा है जो हम्बल है, जो कोई भी प्रेज लेने से पहले झेपने की बात कर रहे हैं। ये सभी एक अच्छे और वेल एस्टेब्लिश्ड डोगरे के बारे में अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। इसके साथ हम चलते हैं आपके सफर के ऊपर, जो है डोगरी भाषा। डोगरी भाषा आपके अभिनय और सुरों की पहली गुरु रही है। क्या आपको लगता है कि घर में जो डोगरी बोलना, जो पिताजी ने आपको बताया कि घर में डोगरी बोलेंगे या देशभक्ति के गाने सुनाए जाएं शादियों में या कहीं पे भी, तो क्या डोगरी भाषा ने आपके थिएटर और संगीत की नींव रखी है? क्या ये कहना ठीक रहेगा? जी, बिल्कुल। चूँकि हमारी जो पहली भाषा जो बोली कानों में पड़ी, वो डोगरी ही थी, और काफ़ी देर तक डोगरी ही बोली जाती रही, जब तक स्कूल या कॉलेज में जाकर हिंदी या अंग्रेज़ी की ओर रुझान नहीं हुआ। तो डोगरी तो इसी तरह है कि जैसे डोगरी में ही बात करनी है। डोगरी हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि किसी को दिखाने के लिए या किसी को बताने के लिए मैं डोगरा हूँ, क्योंकि डोगरी हमें सबसे आसान लगती थी। फिर कई बार जब गाँव में जाते थे, कई बार गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाना, तो तब वहाँ मेरे एक मामा जी का लड़का था, तो उसकी जो टेक्स्ट बुक होती थी, उसमें एक डोगरी की किताब भी थी। अ मैं सुबह भी आया, मरुए दियां मिंजरा, वो एक हाँ। टेक्स्ट बुक होती थी। तो वो बड़े चाव से पढ़नी। तो वो पहली बार पता लगा कि डोगरी में कोई किताब भी होती है। हमारे लिए तो डोगरी में कोई किताब किसी ज़हन में थी नहीं, क्योंकि डोगरी संस्था भी है या कहीं कोई डोगरी लिखी जाती है। तो वो तब वहाँ जाके, तो वो
पूरी किताब, मतलब हमारा यही शुगल था, जब भी वहाँ जाएँगे वो किताब पढ़ेंगे, बार-बार पढ़ेंगे। उसमें कुछ कविताएँ थी, कुछ कहानियाँ थी, कुछ रोचक किस्से थे, तो वो उसके साथ जुड़ाव हुआ। फिर उसके बाद जब थिएटर के जो कि बुनियादी तौर पर मैं अभिनेता हूँ, थिएटर शुरू किया जब, तो उसमें भी जो पहला नाटक किया, वो डोगरी ही था। तो चूँकि डोगरी जबकि जब कुछ और एक्टर उसी में थे, जो थे जम्मू के ही, लेकिन जो डोगरी भाषी नहीं थे, तो मैं देखता था उन्हें सिर्फ़ डोगरी बोलने में ही कितनी दिक्कत आ रही है। मुझे तब उम्र छोटी थी, 8वीं या 9वीं में पढ़ता था। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, अच्छा ये डोगरी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? तो मेरे लिए तब ये बात समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि डोगरी तो सबसे आसान है, जबकि सच्चाई ये है कि कई लोगों के लिए डोगरी सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो डेफ़िनिटली डोगरी हमारे हमारी फैमिली में तो सबके साथ, मतलब हमारे 4 भाई-बहन हैं, सभी घर में डोगरी बोलते हैं और डोगरी बड़ी अच्छी-खासी बोलने में गर्व महसूस करते हैं। अच्छा लगता है डोगरी बोलना, और आज जब भाषा की बात हम कहीं बाहर जाके करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें एक एज मिल जाता है इस बात पे भी, हम डोगरे भी हैं और डोगरी बोलते भी हैं। क्योंकि वो किसी ने कहा भी है ना, कवि ने कहा हुआ है, दिल आले भेत जेड़ा माऊ ने नहीं खोलदा, डोगरा वो कहदा जेड़ा डोगरी नहीं बोलदा। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं जब आपके ऊपर एक रिसर्च कर रहा था और आपसे मैंने रिक्वेस्ट भी की थी उसके लिए, तो बहुत सुंदर है कि आपने 8वीं, 9वीं, 10वीं से भी आपने अभिनय के क्षेत्र में आपने कदम रखा। एक माननीय धीरूभाई पंत जी के ऊपर शायद एक वो बनी थी एक डॉक्यूमेंट्री जिसमें जी, आपने जी, साहित्य अकादमी की, बिल्कुल। साहित्य अकादमी की, और इतनी सुंदर डॉक्यूमेंट्री थी, अगर उसको कहना हो कि वो एक बेंचमार्क बन सकती है डोगरी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल उसका भारत एक खोज देखते थे हम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बिल्कुल, वीर राही जी ने बनाई। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो थी, उसके अंदर जिस तरीके से डेप्थ थी एक्टर्स की और जिस तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण था, तो काफ़ी हद तक ये वाली डॉक्यूमेंट्री जिसमें आपने भी रोल किया हुआ है, तो जी, वो बहुत एक अच्छे पैमाने के ऊपर अगर हम उसको मेज़र करें तो हो सकती है। और छोटी उम्र से आपने अभिनय किया है, तो ये तो हमारे लिए भी बहुत बड़े मेरे को पहले पता नहीं था, मुझे लगा था कि आप शायद ग्रेजुएशन में उसके बाद आपने जाके अभिनय में कदम रखा। लेकिन रिसर्च करने के दौरान पता चला कि बहुत छोटी उम्र से आपने शुरू किया था। साधुवाद आपको इतनी छोटी उम्र से इतने अच्छे कार्य करने के लिए। डॉक्टर विकास। राजकुमार जी, आपके थिएटर के सफर की बात करते हैं आप, कि जो आपका नाटक एक था, जैसे अजय जी ने बात की, सुनना ते स्वार्थ, जी, 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 जी। वहां से आपके रंगमंच की सफर की, ये आपकी शायद पहली सीढ़ी होगी। तो आपका रंगमंचीय जीवन कैसे शुरू हुआ, और वो पहला नाटक आपके लिए क्या मायने रखता है, उसकी कैसी यादें हैं आपके मन में आज भी? अ, धन्यवाद डॉक्टर विकास। मैं पहले नाटक की बात करने से पहले अगर मैं अपने स्कूल की बात ना करूँ, तो मुझे लगता है कि वो मेरे उन गुरुओं के प्रति धृष्टता होगी। मैं स्कूल में पढ़ता था, जैन स्कूल में, और उस समय जो शहर के 3-4 अच्छे स्कूल थे, जैन स्कूल उनमें से एक था। और उस स्कूल में जो मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ रास आती थी कि उस स्कूल में साल में कोई 3 से 4 फंक्शन होते थे कल्चरल प्रोग्राम के, जिसमें एक था महावीर जयंती, और उसके जो कार्यक्रम थे वो लगभग 3 दिन तक चलते थे। ऐसे ही जैनियों के कुछ 10 व्रत होते हैं, वो 10 दिन तक वो भी चलते थे। तो चूँकि घर घर में ये माहौल था कि आउटस्पोक मतलब किसी के सामने परफ़ॉर्म करने में कोई झिझक नहीं थी, जैसा मैंने पहले ज़िक्र किया, पिताजी द्वारा वो प्रोत्साहित किया जाता था। तो स्कूल में ये हाल होता था कि जब भी होना है, मैंने कोई 3 से 4 आइटम्स में भाग लेना। पीछे टीचर तैयार होते थे कि जैसे उतर के आएगा उसको ये धोती देनी है या ये ड्रेस चेंज करनी है। उस नाते एक बार 7वीं या 8वीं में था, तो कोई बाहर से नाटक करवाने आया प्रोफेशनल, पहले तो स्कूल के टीचर ही करवाते थे। तो जब उसने नाटक करवाया तो मुझे लगा यार, ये तो कुछ और चीज़ है। मतलब जो हम स्कूल में फंक्शन करते हैं, नेचुरली उनका एक प्रोफेशनल एंगल नहीं होता। जो सारे टीचर्स होते हैं वही मिल-जुल कर कुछ ना कुछ गीत संगीत का कार्यक्रम करवा देते थे। तो जो बाहर से वो आए, उनका नाम था स्वर्गीय के बड़ेयाल, केवल कृष्ण बड़ेयाल जी, दीवाना मंदिर में रहते थे। उन्होंने जब नाटक करवाया तो मैंने कहा ये तो बड़ी कमाल चीज़ है। तो जैसे होता है ना कि जैसे मुझे कोई एक अ, उम्मीद की किरण मिल गई, कोई सूत्र मिल गया, तो मैं उनके पीछे-पीछे घूमता रहा। सर ये आप वैसे कहाँ करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? आप कभी करेंगे, मुझे मौका मिलेगा। जैसे बिल्कुल मैं एक एक मौके की तलाश में था।
तो खैर तब तो ये मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने कहा हाँ हम करेंगे। तो अगले ही साल उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया स्कूल के द्वारा ही। तो वो फिर मेरा ये पहला नाटक जिसका आपने जिक्र किया, सुन्नत ए स्वार्थ, ये जो हमारे J&K अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस है, उसमें जो ड्रामा फेस्टिवल कम कंपटीशन होता था साल का, उसमें इसने पार्टिसिपेट किया। और इस नाटक, ये चूंकि हमारा पहला नाटक था, डोगरी था, और बड़ा एक सामाजिक सी कहानी, बेसिकली बंगाली प्ले था कांचन रंग, उसका ये डोगरी अनुवाद था जो श्री जितेंद्र शर्मा जी ने किया था। इस पे एक फिल्म भी बन चुकी है, गाँव हमारा शहर तुम्हारा, जिसमें वो राजेंद्र कुमार जी होते थे। वो गाँव गाँव से शहर में आते हैं, वो नौकर की तरह रहते हैं, ब्ला ब्ला, अच्छी कहानी थी। तो उसमें मेरा बड़ा अच्छा रोल था, और उसमें मुझे काफी प्रोत्साहन मिला पहले नाटक से ही। तो उसके बाद लेकिन ये था कि वो जो प्रोसेस था, आजकल के जो नाटक करने वाले जिनमें मैं कमी देखता हूँ कि पेशेंस की बहुत कमी है। तब मुझे याद है कि 3 से साढ़े 3 महीने उस नाटक की रिहर्सल होती थी, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी वहाँ पैसे के लिए आता होगा। एक पैशन था, जुनून था, अमेचर लोग थे सारे अलग-अलग हलकों के, कोई दुकानदार है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, तो शाम को एक टाइम निकाल के किसी भी प्राइवेट स्कूल में कहीं जगह मिल जाए, रिहर्सल प्लेस मिल जाए, तो वहीं एक चाय और समोसा कहीं बीच में खाने को मिल जाता था। इस तरह एक परिवार की तरह मिलकर वो आज, हालाँकि प्रोफ़ेशनल होना भी कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता। लेकिन सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल होना ये देखने के लिए कि क्या मिलेगा, बट परफ़ेक्शन की तरफ ध्यान ना देना, और रिहर्सल में टाइम ना देना कि आज कोई नहीं आया, तो वो थिएटर में ऐसा नहीं हो पाता है। तो हमारे पहले नाटक से ऐसा था, हम 3-4 लोग थे, और आज अभी भी उस नाटक के 3-4 लोगों से अभी तक मेरी जान-पहचान, दोस्ती है। ये लगभग बात है शायद 89 या 88, 89-90 की बात है। तो आज 2025 हो रहा है। तो अब तक उन लोगों से जुड़ाव है, और वो एक पहली सीढ़ी थी जिसने वो प्रोफ़ेशनल जो मतलब अपने थिएटर की स्टेज पे चढ़कर एक जो चीज़ें खत्म की, और उसके बाद से लगातार ये सफ़र चल रहा है अब तक तो। बहुत बहुत अमेजिंग। और ये मुझे लगता है ये याद जो होती है ये हमेशा पहली बार जो चीज होती है जिसमें मौका मिला वो हमेशा मन में मुझे लगता है गूंजती रहती है, और बहुत ही मीठी यादें हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए हमारे साथ। एक्चुअली अभिनव थिएटर जो है अपने समय में एक मंदिर ही था, और शायद आज भी मंदिर है, लेकिन अब तो समय मिलता नहीं वहाँ पे जाने का। हम स्कूल, मेरा भी आपके स्कूल के पास ही स्कूल था, दीवान बद्रीनाथ। जी, 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 जी। हमारा क्या है कि एक बहुत अच्छा कल्चर था शायद उस समय सभी स्कूल्स में, कि साल में एक बार कोई ड्रामा फेस्टिवल करने का, बिल जिसका नाम ड्रामा फेस्टिवल नहीं होता था, होता तो एक तरीके से सब बच्चों को, किसी को, मेरा फेवरेट रोल वैसे उसमें नारद का रहता था। दे जनरली यूज्ड टू मेक इट, हमें अपनी ड्रेसेस, बाल-बूल बना के सारे वहाँ पे स्टेज पे चढ़ने का, और शायद वही एक टाइम आया था जब मेरे को प्लेस देखने का, प्लेस को समझने का एक मौका मिला, जो अभी तक शायद कंटिन्यू है। क्योंकि मैं अभी भी मूवी से ज़्यादा थिएटर को ज़्यादा देखना पसंद करता हूँ जब भी समय मिलता है। इवन तो यूट्यूब में भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि कोई भी अगर ऐसा थिएटर है वो मिल जाए जिसको हम देख सकें। क्योंकि जो बारीकियाँ थिएटर में हैं वो मूवीज़ में कभी भी नहीं आ सकती। क्योंकि वहाँ पे एक मेहनत है, और बार-बार जब आप ऑडियंस के सामने आएँगे तो टेक नहीं होंगे, तो आपसे ज़्यादा इसको कौन जानता है। बिल्कुल। अगला बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम डिस्कस कर रहे थे, मैं और डॉक्टर विकास, जब भी कोई नया हमारे गेस्ट आने होते हैं, हम उनसे पहले रिसर्च करते हैं। तो डॉक्टर विकास ने क्वेश्चन पूछा कि ये राजकुमार शर्मा जी से राजकुमार बरूपिया कैसे बने? ये नाम कैसे मिला? कब ये पहचान बन गया? और इस उपनाम के पीछे की कहानी क्या है? अ, कोई है वही जो राम रचि राखा। दरअसल कोई ऐसा, इसके पीछे कोई ऐसी साइंस नहीं थी कि मुझे क्या नाम रखना था और ये कैसा रहे। लेकिन हाँ, इसकी कहानी रोचक है, मैं वो ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। पहले भी किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पे शायद शेयर की थी। दरअसल जैसे पहले आपने ज़िक्र किया ना कि आपने नारद का रोल किया है, तो मैं इसमें जोड़ता चलूँ कि दीवान मंदिर रामलीला में मैंने कोई 10-15 साल काफ़ी रोल किए हैं, तो उसमें नारद का रोल भी मेरा एक अहम रोल उसमें रहता था। अच्छा, उसमें हुआ सर ये कि अ, मुझे किसी ने नाटक के लिए संदेश भेजा। तो मैं तब दीवान मंदिर में रामलीला में कर रहा था, तब हमारे एक सीनियर एक्टर होते थे, रघुवीर सहगल जी, उनकी मृत्यु हो चुकी है अब। उन्हें किसी ने संदेश दिया, जिसने संदेश दिया उनका नाम था सी परवाना। रेडियो के वो बड़े अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। अगर आपको दरीचे वगैरह सुनने की शौकीन रहे हो तो उसमें वो नानकू बनते थे, अगर आप आवाज़ से पहचाने। तो वो डायरेक्टर थे बहुत बड़े, और मेरी उनसे कोई पहचान नहीं थी, कोई मैं उनको नहीं जानता था। इतना पता था कि हाँ, दरीचे आता है,
तो मुझे रघुवीर सहगल जी ने कहा कि आपको परवाना साहब ने बुलाया है। मैंने कहा मुझे क्यों बुलाया? मैं तो उनको नहीं जानता। कहते नहीं, नहीं तुझे वो रोल देना है, नाटक कर रहे हो। मैं बड़ा खुश हो गया कि अब मुझे ऑफर आई। ये भी लगभग कोई 91-92 के करीब की बात है, शायद 92-93 के करीब। तो मैं जी शाम को तैयार होके, जैसे मतलब मेरे लिए वो एक था मौका था। एसपी एकेडमी स्कूल है यहाँ पे एक्सचेंज रोड पे, वहां पे वो ओपन में बैठ के रिहर्सल करते थे। तो मैं उनको शक्ल से भी नहीं जानता था वो कौन है, कैसे हैं। तो बड़े छोटा सा कद था उनका, बड़े स्टाइल से वो बैठते थे। तो जब मैं वहां पहुंचा तो 2-3 लोग, एक सी परवाना जी थे, एक तरफ एक हमारी सीनियर मैम थी सुदर्शन कथुरिया, उनकी वो मृत्यु हो चुकी है। और एक और थे, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ। ये 2-3 लोग बैठे। तो मैंने सीधा इंटरफेयर किया, जी नमस्कार। उन्होंने बड़े स्टाइल से पूछा, जी कौन? मैंने कहा जी मुझे आपने बुलाया है। कहते मैंने नहीं बुलाया। मैंने कहा जी आपने बुलाया है। क्या नाम है आपका? मैंने जी राजकुमार। किसने कहा? जी मैं फलां है, रघुवीर सहगल जी ने। तो वो उनकी आंखों में एक शरारत आई, उन्होंने आपस में देखा एक दूसरे को, जैसे कोई मुर्गा बनाने वाली बात होती है। तो कहते अच्छा था, आओ बैठो जरा। तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट मेरे आगे कर दी, वो पंजाबी की स्क्रिप्ट थी, देवनागरी में लिखी थी। तो चलो खैर, ये ईश्वर की कृपा है कि पढ़ने में शुरू से एक रुझान है, तो वो कोई सरस्वती की कृपा कह सकते हैं कि एकदम से भी आप एग्जाम्पल पढ़े तो कोई गलती होती नहीं है। तो मैंने बहुत जमा कर ना, जैसे ऑडिशन टेस्ट हो रहा है उस तरह से वो बिल्कुल पंजाबी, जैसे तुहानू तुहाडा इस तरह बोल के सारी पढ़ी। तो वो जो पहले हंस रहे थे वो 2 मिनट के स्तब्ध हो गए, बिल्कुल आंखें जैसे ओहो हम आपको, वो फिर उनका एक अपनी लैंग्वेज थी, ये हम आपको राजेंद्र कुमार और दिलीप कुमार टाइप बनाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मुझे बाद में पता चला कि दरअसल वो किसी और राजकुमार को उन्होंने बुलाया था। रघुवीर सहगल जी को गलती लग गई क्योंकि वो रामलीला में रोल कर रहे थे, उन्हें लगे शायद ये राजकुमार है। तो तब मुझे पहली बार ये जरूरत महसूस हुई कि ये तो मुझे किसी और का रोल मिला है, तो ये भी तो हो सकता है कि मेरा रोल किसी और को मिल गया हो कभी। तो अब नाम तो नहीं बदला जा सकता, तो नाम के साथ कोई उपनाम लगाना जरूरी लगा कि जिससे मतलब एक मखसूस पहचान बन सके। बात फिर आगे कि नाम क्या लगे। मैं शुरू से ये था कि मैं किसी रिवायती नाम से, मुझे कह सकते हैं चिढ़ थी कि कुछ भी ऐसा नहीं, कोई डिफरेंट नाम हो। वो डिफरेंट नाम नहीं मिल रहा था। अब मैं तब आ गया यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में। तो ये मैं उस दोस्त को आज तक कहता हूँ, वो एक हमारे साथ पढ़ता था, सरदार जगमोहन सिंह। अब वो रागी है यूएस में, किसी गुरुद्वारे में वो कीर्तन करता है। तो मैं बेसिकली, मोहल्ले में शादी थी तो वो सरदार थे। तो तब आपको पता होगा रिवाज होता है, जिनके घर बेटे की शादी होती है वो पूछते थे भाई क्या गिफ्ट चाहिए, वो गिफ्ट देते थे किस्म का, भाई तुझे क्या चाहिए तुझे। तो तब मेरी छोटी छोटी दाढ़ी आई थी, मैंने कहा मुझे भी पगड़ी दे दीजिए, मैं पगड़ी डाल के उनकी शादी में जाऊंगा। तो मैं मतलब उनकी शादी में सरदार बनकर गया गेटअप में। तो अगले दिन कॉलेज में मैं वैसा ही बनकर आ गया। तो जैसे है वो सामने था, वही जिसका मैंने जिक्र किया, मेरा सहपाठी जगमोहन। तो मुझे उसने कहा और तू क्या पे रुपये बने है। उसने बस ये शब्द कहा और मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है। तो मैंने उसी वक्त उसको कह दिया कि मैं अब तुझे सारी उम्र याद रखूंगा। तो ये उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि बहरूपिया क्यों, बहरूपिया क्या। बाद में मैं मल्टी फैसेटेड होने वाला हूँ, मैं इतनी सारी विधाओं में जाने वाला हूँ, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। थिएटर था और संगीत चूंकि मैं पढ़ रहा था। संगीत में मैं कोई, आप कहो कि मैं बड़ा कोई धुरंधर था, ऐसा कुछ नहीं था। एडमिशन ले ली थी, वहीं आके सारेगामा पहली बार सीखा था। थिएटर कर रहा था, थिएटर में वो। लेकिन मैंने कहा फटाफट, फिर हालांकि 1-2 साल तो मुझे बहुत मुश्किल हुई, कोई नाम लिखे ना भैरू, मैंने आप लिखिए। कोई कहे नहीं ये तो बहुत बुरा होता है, बहरूपिया क्या हुआ, ये क्या नाम हुआ। मैंने कहा आप लिखिए लिखिए लिखिए। तो वो लिखवा लिखवा के 1-2 साल, तो उसके बाद तो अब मैं ना भी लिखवाऊं तो आ जाता है। तो इसकी कहानी ये है। उसके बाद ये मेरी पहचान कैसे बन गया, ये मुझे लगता है कि आप लोग बेहतर बता सकते हो, मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि मैं क्या हूँ। नहीं, नहीं, आपने एक्चुअली बहुआयामी और आपने बहु प्रतिभा के आप धनी हैं, क्योंकि आपको काफ़ी फ़ॉलो करते हैं, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो। मैं पंचवक्तर में भी देखता हूँ कि आप बहुत ही धार्मिक किस्म के व्यक्ति हैं। शायद आपका घर भी पास है, इस वजह से भी एक रीज़न हो सकता है कि जो भी बिल्कुल ओल्ड सिटी में मंदिरों के शहर में रहते हैं, हमेशा उनके अंदर भगवान तो बसते ही हैं। साथ में आप गाने की रुचि रखते हैं, थिएटर की रुचि रखते हैं, साथ में आप बहुत विचारशील हैं। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि विचारशील होना बहुत एक ज़रूरी है, बिकॉज़ आज की डेट में क्या हो गया, जब से चैट जीपीटी आया है, एआई आया है, गूगल है, लोगों ने अपने विचार जो हैं वो खाली कॉपी करना शुरू कर दिए हैं, ओरिजिनैलिटी खत्म हो गई है। तो कहीं न कहीं हमें अ, डीप, कहीं न कहीं फिलोसोफर्स की ज़रूरत है, विचारशील व्यक्तियों की ज़रूरत है। और आपने बहुत बखूबी बताया कैसे आपने इस नाम को चुना। और एक छोटा-सा क्वेश्चन इसके साथ ऑन द लाइटर नोट, क्या आपके जो 12वीं के या ग्रेजुएशन के आगे की पढ़ाई के सारे रिकॉर्ड्स में बरूपिया या शर्मा लिखा है?
नहीं, नहीं, वहाँ तो शर्मा ही क्योंकि वहाँ नहीं है, लेकिन लेकिन बैंक में मैंने ज़रूर ₹10 लिखवा लिया कि अगर ₹10 के नाम से पेमेंट है तो वो भी कैश हो जाए। नहीं, नहीं, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। डॉक्टर विकास। राजकुमार जी, अब थोड़े लाइटर नोट से एक सीरियस इशू पे आते हैं। अजय जी ने पहले भी जिक्र किया हमारी बोली को लेके, जी। क्योंकि जब हम देखते हैं, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हैं, तो जो कोई पंजाबी होगा वो बड़े शान से पंजाबी बोलता है, कोई कन्नड़ी होगा वो कन्नड़ भाषा देख रहे हैं हम कि बंगलोर में, या मराठी होगा तो मराठा होगा तो मराठी भाषा को लेके वो लोग बहुत, एक कहता हूं कि प्रायोरिटी से अपनी लैंग्वेज को बोलते हैं। लेकिन जब हम आते हैं डोगरों की ओर, अपनी डोगरी भाषा को लेके, तो ये ट्रेंड कुछ उल्टा है। जैसे मैं भी काफी बार शेयर कर चुका हूं, और मैं क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूं, और जब भी मैं कोई डोगरा देखता हूं तो मैं जान के डोगरी में बात शुरू करता हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जवाब आता है, इवन गांव के पेशेंट से, जो डोगरा पेशेंट है, हिंदी में आता है। तो वो कहीं ना कहीं एक एक हिचकिचाहट आ चुकी है कि डोगरी नहीं बोलनी। शायद वो बैकवर्डनेस से या किसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जोड़ दी गई है कि शायद गांव की भाषा है, पिछड़ी हुई भाषा है, तो ये बोलेंगे तो हम नालायक करार हो जाएंगे। तो ये एक अनफॉर्चुनेट एक ट्रेंड हमारी सोसाइटी में डोगरों में आ चुका है। तो एक ये जो अपनी बोली बोल गीत, जो एक 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 इसमें ये एक किरण की तरह दिखाई दे रहा है कि ये जो एक गीत आया, ये इसकी एक कहानी मैं सुनना चाहता हूँ। ये गीत एक आंदोलन तक कैसे पहुंचा, और इस गीत की कोई स्पेसिफिक प्रेरणा रही जो आपको ये आपने कंपोज किया, और क्या ये आपके दिल की पुकार थी, या जैसे मैंने जिक्र किया कि ये समाज में प्रेवलेंट है, ये वाली फिनोमिनन, तो ये क्या आपको समाज की जरूरत लगी कि ऐसा गीत बनाने की, ऐसा कंपोज करने की आपको जरूरत महसूस हुई? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास। दरअसल ये गीत एक इसका आधार तो लोकगीत ही है, और ये गीत हमारा एक नाटक था। दीपक जी ने रंगयुग के साथ हमने किया था। दीपक जी ने लिखा था इस नाटक को, उन्होंने किया भी था। फिर उसके बाद दोबारा इसको रीडू किया, राकेश सिंह जी हैं एनएसएस तक, उन्होंने किया। तो उसमें ये जो एक हमारा एक नारी पात्र था जो केंद्रित इसका मुख्य भूमिका जो निभा रही थी, उसके ऊपर इसकी मतलब तर्जुमानी करता है। इसमें दोनों एस्पेक्ट आते थे, एक तो अपनी बोली यानी अपनी भाषा बोल, और एक अपनी बोली यानी अपनी बात कर जो आपने करनी है। तो इसके दोनों एस्पेक्ट मतलब एक उसको करता था। तो उसमें म्यूजिक मैंने दिया था। उसके बाद उसी नाटक के साथ और उससे पहले भी हमारे साथ हमारा छोटा भाई कह सकते हैं स्टूडेंट है, जुड़ा था, रोहिल भाटिया। अभी वो दिल्ली में है, वो खुद पोइट है, उर्दू डोगरी दोनों में लिखता है। वेब सीरीज में उसने कुछ अच्छे रोल किए हुए हैं। तो वो ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने में उसको बहुत शौक है। उसने मुझे कहा भैया ये वाला गीत करते हैं। तो उसने इसको रीडू किया, रिकम्पोज किया, ये सारा उसी का वेंचर था। तो मुझे कहा भैया आपने इसमें ज़रूर जुड़ना है। तो फिर हम दिल्ली गए, वहाँ सारा उसको रिकॉर्डिंग वगैरह की। तो मेन यही था इसके साथ, एक तो जो आपने बात कही है कि जो उसने तब ये एल्बम बनाई थी, उसका नाम था लॉस्ट साउंड्स ऑफ तभी। उसमें उसने एक गाना किया था तभी पानी बगदा। शायद वो 2 फोक सिंगर थे रामनगर के, ब्राह्मणु ब्रदर्स, उसके साथ मिलके किया, और एक ये वाला किया था। ये सारा वेंचर था उसका। लेकिन ये सोच साझी थी कि इसको इस तरह किया जाए ताकि और ये वाक़ई आप सच कह रहे हैं, इसका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, इसमें काफ़ी इसके व्यूज़ भी हैं। लेकिन पर वही है कि समय के साथ धीरे-धीरे उसपे परत चढ़ती जाती है। आज आपने बात की है तो मुझे लगता है ये दोबारा ज़िंदा हो जाएगा, क्योंकि ये भी गीत भी केवल 5-7 साल लगभग हो गए हैं। लेकिन उसके पीछे था यही कि एक तो हमारा फ़ोक है, और एक फ़ोक को अगर एक नए बच्चों से जोड़ना है, और अपनी, क्योंकि ये आपने बात बिल्कुल सच कही है कि अगर आप डोगरी में बात करते हैं तभी जवाब हिंदी में आता है, चाहे वो बहुत टूटी-फूटी हिंदी में आए या मतलब ये ऐसे मैंने कई किस्से सुने हैं, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जब किसी डोगरे ने जाके डॉक्टर को दिखाना है, तो अब उसको ये पता है कि वो पूछता है माता जी आपके दाँत का क्या हाल है? तो वो कहती है आपके दाँत खराब हो गए। उसको लगता है आपके मतलब मैं। मैं हाँ, वो जबकि वो उसका जवाब डोगरी में दे सकते हैं। लेकिन चूँकि ये है दिक्कत, वो उसके रीज़न राजनैतिक हो या क्या हो, हालाँकि अब फ़र्क पड़ रहा है। जैसे मेरी इस रिकॉर्डिंग से पहले
अजय से बात भी हो रही थी कि डेफिनेटली ये जो पॉडकास्ट हो रहे हैं या जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं या इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म आए संस्थाओं की तरफ से, इवन जो हमारी NEP 2020 है उसमें जो स्थानीय भाषाओं को स्थान दिया जा रहा है, इससे फर्क तो पड़ रहा है। लेकिन डोगरी डेफिनेटली इसलिए दबी रहेगी कि उसको शुरू में किसी ने इसको बोलने में गर्व महसूस किया ही नहीं। इवन प्रोफेसर ललित मल्होत्रा जी भी कई बार इस बात का जिक्र करते हैं कि डोगरी का मतलब कोई कॉमेडी पात्र आएगा वो डोगरी बोलेगा नाटक में भी, जैसे रामलीलाएं होती थी तो जो डोगरी बोलता था वो सिर्फ हंसाने के लिए आता था, जो सीरियस थे वो हिंदी बोलते थे। तो वो एक बैलेंस हमारे जो सामाजिक परिवेश में नहीं बन पाया। नेचुरली जम्मू एक सेंटर था जिसमें एक सारा समाज मिक्स था, जो मैक्सिमम जो व्यापारी वर्ग है वो लगभग पंजाबी था और उसकी जो लेबर क्लास थी वो डोगरा थी। तो मे बी उनको भी ये लगता हो कि जो रसूखदार भाषा है वो पंजाबी है। तो ये सारे फैक्टर होंगे। फिर उसमें चूंकि डोगरी बोलने के मौके कम थे, जितने भी हमारे स्कूल्स हैं वो कभी एनकरेज नहीं करते थे। सामने तो अब भी नहीं करते, अब सिर्फ कानून के डर से करते हो तो बात अलग है। लेकिन हाँ, अब जो ये प्रेजेंट इरा है, क्योंकि अब इसमें पैसा भी जुड़ रहा है। आप कोई प्रोग्राम करते हैं, दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, जब आपने वहाँ लोकल लैंग्वेज में करना है, तो मतलब इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि कश्मीरी पंडित के बच्चे या कश्मीरी पंडित लोग यहाँ आके डोगरी सीख गए, सिर्फ डोगरी बोलने के लिए नहीं, उसको मतलब एक व्यवसाय की भाषा बनाने के लिए। और डोगरे को बच्चों को डोगरी इतनी टूटी-फूटी आती है, शर्म की बात है। लेकिन हाँ, अगर इस तरह के गीत होंगे जैसा जिसका आपने ज़िक्र किया है, इस तरह के पॉडकास्ट होंगे जैसे आप कर रहे हैं, इस तरह के बाकी काम होंगे या रेडियो में जिस तरह से, दूरदर्शन में जिस तरह से ये अनिवार्य है कि आपको अपनी भाषा होगी तो आपको मौके ज़्यादा मिलेंगे, तो चाहे उस लालच में ही सही, कैसे भी करके पर अपनी बोली तो बोलनी पड़ेगी। तो बहुत ही सुंदर। और इसमें मैं ये बात जोड़ दूं कि बहुत बार हमारे कमेंट्स में भी तवी टेल्स पॉडकास्ट के नीचे लिखा होता है लोगों ने कि आपको ये डोगरी में करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से क्लियर करूं कि अगर हम ये जो प्रयास है हमारा, हम ये एक समझिए डिजिटल रिकॉर्ड रख रहे हैं अपने डोगरा जो हमारे हीरे हैं, जो हमारे अचीवर्स हैं, उनके लिए, एक फ्यूचर के लिए। और हम ये नहीं चाहते कि ये जो इनके बारे में जानकारी है सिर्फ डोगरों या जम्मू तक सीमित रहे। हम चाहते हैं कि भारतवर्ष में और दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं वो जाने कि जम्मू के लोगों ने क्या किया है। इसलिए हमने इसका माध्यम हिंदी चुना है, बीच में इंग्लिश भी कर रहे हैं। हाँ, और हाँ, नहीं तो अगर हमें दिल से आप कहें तो हम ये जरूर डोगरी में करते। लेकिन क्योंकि हमारा एम कुछ लॉन्ग टर्म है, जैसे अजय जी ने बोला कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, 60-70 साल, 80 साल, 100 साल के बाद भी जब कोई क्लिक करेगा यूट्यूब पे तो पता चलेगा तवी टेल्स में ये लोग, ये राजकुमार भरूपिया जी ने ये किया है, तो वो तब भी देखा जाएगा। तो इसलिए हमने हिंदी का मीडियम चुना है। और हम दिल से चाहते थे कि हम डोगरी में भी करें। हो सकता है हम कल को कोई और प्रोग्राम अगर करें तो वो हम जरूर डोगरी में करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ ये ऐड करना चाहता था। मैं आपकी इस बात के साथ, सॉरी मैं आपकी बात टोक रहा था, मैं आपसे ये बात जोड़ दूं कि दरअसल हमें ये साबित नहीं करना कि हमें डोगरी नहीं आती, उसके लिए तो हम एक फिक्रा बोल के बता सकते हैं हम डोगरी बोल सकते हैं। जी, हम डोगरी इसलिए नहीं बोल रहे कि हमें डोगरी नहीं आती है, हम डोगरी इसलिए यहाँ नहीं बोल रहे कि इस कार्यक्रम का फॉर्मेट ऐसा है कि इसको एक आगे दुनिया तक जाना है। मैं इसमें सिर्फ एक आपको घटना जोड़ता हूँ। एक कार्यक्रम था विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय में, मैं उसको एंकर कर रहा था। अब चूंकि वहां जितना भी देखने वाले थे उसमें वो सारे मिक्स थे, मतलब 50% हिंदी वाले, 20% अंग्रेजी वाले, 30% डोगरी वाले भी होंगे। तो मैंने अपनी भाषा को मिक्स रखा वहां, हिंदी बीच में डोगरी की कोई फ्रेज बोल दी, तो इस तरह के। अब तब वहां हमारे एक कोई बड़े नामी लेखक आए और उन्होंने मेरा नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सारी बात डोगरी में की और यही कहा कि नहीं असेंगी डोगरी बोलनी चाहिए, ये सारे समझते हैं जिन्हें बैठे थे, ये सारे ही समझ आती है, तुम डोगरी बोलो, असें कैली चकना है। उन्होंने मतलब मेरे पे ही कटाक्ष किया इनडायरेक्टली। लेकिन उसी बीच उनकी बात चलते ही नीचे से एक बड़े ओहदे पे जो विश्वविद्यालय में व्यक्ति बैठे थे, जो नॉन डोगरा थे, अभी भी हैं वहां, उन्होंने उसमें कोई बात जोड़ी कि हाँ आप भी जुड़िए, आपको हम वो फला काम देंगे। उस बात का जवाब उन्होंने हिंदी में दिया उसी वक्त। तो ये जो हमारा, क्योंकि वहां सिर्फ उनके हित की बात थी, तो अब बीइंग एंकर तो मुझे उनको नीचा नहीं दिखाना था, तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे यहाँ प्लेटफॉर्म मिला है, तो अगर वो सुन रहे होंगे वो समझ जाएंगे मैं किसके लिए कह रहा हूँ। तो जो हमारा ये जो दोगला कल्चर है ना, कि हम अपनी सहूलियत के लिए कमेंट करना तो सबसे आसान काम है,
कमेंट करना तो आगे लिखना ही है, देखो जी खुद तो हिंदी में बात कर रहे हो, बात डोगरी कर हाँ। रहे हैं, तो ये भी तो समझो कि हम इस किसके लिए कर रहे हैं। अभी हम डोगरी के लिए कर रहे हैं, डोगरी का नहीं कर रहे हैं। तो जी जी हम डोगरे हैं, हम हमारे 4 कविताएँ सुन लो हमसे डोगरी की, अगर एक लफ्ज़ भी गलत हो जाए तो हमें ये साबित नहीं करना, तो सॉरी, आप अपनी बात जारी रखिए। नहीं नहीं वही क्योंकि रिपीटेडली हमें भी क्वेश्चन किया जाता है, कोई ना कोई इक्का दुक्का कमेंट आ ही जाता है कि ये डोगरी में होना चाहिए। तो यही मेरा कहना है कि हम वाइडर ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे अचीवर्स हैं उनके बारे में दुनिया भर में लोग जाने। तो हमने इंग्लिश के बजाय बीच में इंग्लिश में भी हमारे कुछ एपिसोड्स में हमारी बातें हुई हैं। तो हिंदी इंग्लिश और मिक्स बीच में डोगरी भी चलती है। हमारे जितेंद्र सिंह जम्वाल जी आए थे सिंगर, तो बीच में गाने भी चले, डोगरी के गाने भी चले बीच। तो वो हम करते हैं, लेकिन हमारा एम यही है कि एवरीवन शुड नो कि व्हाट डोगराज है। अब ये बोलते हैं कि डोगरों ने किया क्या है, तो उसका जवाब है कि यूट्यूब पे जाइए, टेलीकास्ट द तवी टेल्स को क्लिक करिए और एक एक एपिसोड को देखिए। आप जब 100 एपिसोड हैं तो हम बोलेंगे कि जाओ जी इन 100 लोगों को देखिए और फिर बात कीजिए कि डोगरों ने क्या किया। तो ये हमारा प्रयास है। बहुत बढ़िया डॉक्टर विकास, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो राजकुमार जी के साथ डोगरी को लेकर जो वार्तालाप की, और अब हम वैसे भी उस मूवमेंट पे पहुंच चुके हैं राजकुमार जी की, जब भी 50वें एपिसोड के बाद हम एक कॉफी टेबल बुक के बारे में सोच रहे हैं, जिस पे हमने काम ऑलरेडी शुरू कर दिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म रहे ही रहे, साथ में एक ऐसी किताब हो जो एटलीस्ट जो आसपास के राज्यों में हम भेज सकें कि हमारे पास भाई जरूरत नहीं है आने की पंजाब से गाने के लिए, हिमाचल से गाने के लिए, आप आइए एज ए गेस्ट आइए, बट बसे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अपने बहुत डोगरा रतन हैं जो बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, बहुत अच्छे गाने गाते हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, और बहुत अच्छे लोग ऐसे हैं जो कला के क्षेत्र में या खोज में या हर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर चुके हैं। तो तवी टेल्स एक कॉफी टेबल किताब के रूप में भी जल्द हमारी ट्राई है कि वो सामने आए। थोड़ा हम इससे हटके अब बात करेंगे गजल और शायरी। मैं आपकी एक गजल सुन रहा था, शायद मोहतरमा का मुझे नाम याद नहीं है, जो आप जिनके साथ आप गजल गा रहे थे। आपकी आवाज में डोगरी के साथ साथ उर्दू में भी बहुत अच्छे तरीके से आप उसका गजल और शायरी दोनों करते हैं। आपकी गायकी में उर्दू शायरी का स्वाद अलग ही रंग भरता है। ये रुचि कब शुरू हुई? शुक्रिया। दरअसल ये तो हमेशा से कोशिश रहती है, हालाँकि कि जब हिंदी बोली जाए तो उसमें डोगरी का अंश ना आए। फिर भी जो एक लोकल पुट रहता है उसको तो कई बार अवॉइड नहीं किया जा सकता, पर ये कोशिश यही है कि जब डोगरी बोली जाए तो वो हिंदी नुमा ना हो, हिंदी बोली जाए तो वो डोगरी नुमा ना हो। इस तरह उर्दू, हालाँकि मुझे पढ़नी नहीं आती है, मैं उर्दू पढ़ नहीं पाता बिल्कुल भी, मैं उसे देवनागरी में पढ़ता हूँ। पर चूँकि अ, जब मैं रंगयुग से जुड़ा, रंगयुग नाट्य संस्थान दीपक कुमार जी के साथ जुड़ा, ये लगभग 94 से मैं थिएटर ग्रुप जॉइन किया और आज तक मैं उन्हीं से के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ बैठकर मुझे साहित्य से लगाव शुरू हुआ। वहाँ मैक्सिमम मुझे पोएट्री जितना भी फ़ैज़, गालिब सब देवनागरी में दस्तयाब हो गया। तो चूँकि उसमें एक रिदमिक पैटर्न है, तो म्यूज़िक के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। शायरी सारी जो है वो एक लय में चलती है। तो पहले तो उस लय ने मुझे अट्रैक्ट किया। फिर जो मुश्किल शब्द थे उनके अर्थ ढूँढने शुरू किए। फिर उर्दू बोलना शुरू किया। फिर ज़िंदगी में आगे मोहतरम पंडित विद्याधर दासी साहब हमारे इस जम्मू खित्ते के बहुत मशहूर शायर रहे। उनसे राब्ता हुआ। उनकी शायरी को सामने बैठकर सुना, वो कैसे गज़ल लिखते हैं, वो तख्लीक करते कैसे हैं। तो और गज़ल पढ़ते हुए, गज़ल बोलते हुए कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, कहाँ रुककर अर्थ बदल जाता है, कहाँ छोटी की मात्रा लगानी, कहाँ उसको लंबा मतलब इतनी ज़ेर-ज़बर का फ़र्क है उसमें कि आप थोड़ा-सा नुक्ता बदल दें तो उसके मानी जो है वो तब्दील हो जाते हैं। तो ये सब उ उन लोगों के पास बैठ के सीखा, किसी स्कूल से या किसी किताब से नहीं सीखा। और हाँ, एक मुझे शायरी से लगाव है। मैं शायरी पढ़ता हूँ, कविताएँ पढ़ता हूँ, कविताएँ कभी-कभी लिखता भी हूँ अपने मन के लिए। और उसके कारण एक क्योंकि होता ये है अपना अजय जी, कि जो पोएट्री है ना, वो अपना एक एक अलग हुस्न लेकर चलती है। अब देखिए पोएट्री में जो कहा जा रहा है वो होता नहीं है और जो नहीं कहा जा रहा है वो उसमें होता है। ये थोड़ी-सी आपको कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट लगेगी कि दरअसल आदमी जो नहीं कहना चाहता ना, या जो नहीं कहना चाहता वो शब्द वो दे रहा है और जो उसने कहना है उसको वो छुपा रहा है।
या कई बार उसकी वक्रोक्ति कर रहा है, बात उल्टे तरीके से कह रहा है ये मत करो जबकि असल उसके मतलब है ये करो। ये हुस्न जो है वो पोइट्री में है। ये गद्य में नहीं है, गद्य में तो बात सीधी करनी पड़ेगी, डिटेल में लिखनी पड़ेगी। पर पोइट्री में जब वो चाहे हम कबीर के दोहे पढ़ लें, चाहे गालिब के शेर पढ़ लें, उसमें कुछ स्टेटमेंट नहीं होती सीधी-सीधी। उसमें एक ऐसी बात होती है जिसको डिकोड करना पड़ता है। और यही यही वजह है कि जब हम स्कूल्स में पढ़ते थे, अगर आपको भी याद होगा, कि जब कोई कहानी होती थी, तो उसकी समरी लिखी जाती थी। हम्म, यानी कहानी बड़ी है, उसे ज़रा छोटा करके बताओ इसे कह क्या रहे हैं। बट इसके उलट जब पोएट्री होती थी, तो उसकी व्याख्या करनी पड़ती थी। यानी दोहा है 2 लाइन का और उसकी व्याख्या में पूरा पेज भरा जा सकता है कि कवि इसमें ये कहना चाहता है, ये होता है। तो ये आप इस एग्ज़ाम्पल से मेरी जो मैं बात कह रहा हूँ उसका बुनियादी अर्थ समझ पाएँगे कि पोएट्री में बेसिकली गागर में सागर भरा हुआ होता है, उसे डिकोड हमने खुद करना है। और पोएट्री एकदम से आपके साथ दोस्ती नहीं करती। आप कोई कविता पढ़ें, आप आज पढ़ें, उसी कविता को कल पढ़ें, उस कविता को परसों पढ़ें। आप कोई शेर लें, उसको रख लें अपने हार्ड ड्राइव में अपनी माइंड की और उसे गुनगुनाते रहें। वो एक ही शेर आपको अलग-अलग दिन में, अलग-अलग मूड में, अलग-अलग कैफ़ियत में वो आपको मज़ा देगा। जबकि शेर वही एक है, लेकिन जिस दिन कोई शेर ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लगे, भाई ये क्या बकवास सी बात कह दी किसी ने। लेकिन किसी एक दिन आप उस स्थिति में जाएँगे जिसमें जिसमें वो शायर था लिखते हुए। आपके सामने वो सिचुएशन आएगी, आपको लगेगा ये शेर तो लिखा ही मेरे लिए गया है। ये मज़ा सिर्फ़ पोएट्री में है। तो इसीलिए फिर उसको कंपोज़ करने में ये ज़्यादा चैलेंज आता है, गाने में भी, कि संगीत उस पर हावी ना हो जाए। संगीत के कारण उसका मतलब ना बदल जाए। तो ये चीज़ें आसिफ साहब ने सिखाई, किताबों में पढ़ी, दीपक जी से सीखी और आज आपसे बात करते हुए भी सीख रहा हूँ, आप यकीन मानिए। कुछ बातें मैंने आज बात आपसे बात करते हुए सीख रहा हूँ, वो मेरे अपनी जर्नी है। नहीं कोई राजकुमार जी कोई ऐसी कविता या कोई ऐसा शेर जो आपके दिल के बहुत करीब हो? बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे मैं वैसे अभी मेरी छोटी विक्रांत भाई की बेटी है, उसने कहीं परफ़ॉर्म करना, उसको कविता दे रहा था मैं, वो कविता आप समझ जाएँगे कविता क्या है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है, हिंदी कविता। उसका शीर्षक है, व्यंग मत बोलो। ये वो कह रहा है और जबकि वो व्यंग कर रहा है। कैसे? वो कहता है व्यंग मत बोलो, व्यंग मत बोलो, काटता है जूता तो क्या हुआ? काटता है जूता तो क्या हुआ? पैर में ना सही सिर पर रखकर डोलो। व्यंग मत बोलो, कुछ सीखो गिरगिट से, कुछ सीखो गिरगिट से, जैसी शाख वैसा रंग। अरे जीने का यही तो है सही ढंग। अपना रंग दूसरे से अलग पड़ता है तो उसे रगड़ धो लो, व्यंग मत बोलो। तो इस तरह वो लंबी कविता है। तो बहुत ये है एक्चुअली कविता का मानी कि वो कह तो रहा है व्यंग मत बोलो, वो ये कह नहीं रहा, वो बेसिकली व्यंग कर रहा है ये कहते हुए। दिस इज़ बहुत पोएट्री मेरी। यही यही ब्यूटी है इनकी कविताओं की और शेरों की। तो अ, आप बोलते हैं कि अलग अलग मीनिंग हमें लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से समझ आते। तो अभी पर्सनली आई फेस्ड ए ट्रेजेडी। मेरे जीजा जी की डेथ हुई अभी रिसेंटली, ही वाज अंडर ट्रीटमेंट। तो मैं उनके साथ था, एक सर्जरी हुई थी उनकी। तो वही, मैं एज अटेंडेंट था तो नहीं बच पाए वो। तो बस मेरे दिमाग में यही आया कि जगजीत सिंह जी गजल है, वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया। बिल्कुल। बिल्कुल मुझे मतलब ये गूंजे कि मैं कुछ कर नहीं पाया डॉक्टर होते हुए। इतना रिसोर्सेस थे, इतना कुछ था, किसी को भी कुछ भी अरेंज कर सकते थे। लेकिन वही जो होनी होती है वो होके रहती है, जो लिखा है हो ही है, वही राम रची राखा। तो ये पंक्ति मेरे ऐसे ही आई दिमाग में कि मैं इतना हेल्पलेस था कि वो चले गए मेरे सामने और मैं सिर्फ रास्ते की तरह देखता रह गया, हेल्पलेस, कि क्या कर सकता था क्या नहीं कर सकता था। तो ये ब्यूटी है। जबकि यही शेर इससे पहले आपको कोई और मतलब देता होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये लाइफ सिचुएशन मतलब बिल्कुल। मेरे दिमाग में गूंजा ये कि देखो कितना हेल्पलेस हूं मैं, कि जैसे रास्ता देखता रह गया तो मैं भी वैसा ही देखता रह गया और वो चले गए। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये ब्यूटी है शायरी की। किसी भी सिचुएशन में, खुशी में, गम में, तो ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी इस ऑब्जर्वेशन से। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। राजकुमार जी, बात करते हैं हम लोकगीतों की। तो लोकगीतों को समझा जाता है ऐसे पुराने जमाने की चीजें
है ना। और आज आज एक मॉडर्न युग है, डिजिटल एज है। आजकल तो इंस्ट्रूमेंट्स बजाए भी नहीं जाते, क्रिएट कर दिए जाते, एक ऐप में आ जाएगा, मोबाइल में आ जाएगा। तो लोकगीतों और नए जमाने के साजबाज का मेल, ये आपको ये प्रयोगशाला ये कैसी दिखती है? क्या आप पारंपरिक लोकगीतों को नई ध्वनि से जोड़ते हैं? और क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से जो हमारी नई जनरेशन है उसका लोकगीतों में इंटरेस्ट रिवाइव किया जा सकता है? आपका सवाल ये बहुत बढ़िया है डॉक्टर साहब, और इसका जवाब मुश्किल तो नहीं है लेकिन देना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा कड़वा है। दरअसल अ, 2 धाराएँ हमेशा रहती हैं, एक परंपरावादी और एक कुछ प्रयोगवादी आप कह सकते हैं। अब दिक्कत ये आती है जिसे आजकल हम फ्यूजन कहते हैं, तो जो परंपरा से जुड़े लोग हैं वो फ्यूजन के लगभग खिलाफ हो जाते हैं। अब फ्यूजन इतना भी बुरा नहीं है, हालाँकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, मतलब आप मेडिकल फील्ड में हैं, तो अगर आपको अपनी फील्ड में भी कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप उस बेसिक्स को छोड़ के तो नहीं करेंगे ना। नहीं नहीं। लेकिन अगर आप मेडिकल फील्ड में है ही नहीं और आप कह दें कि मैं एक फूँक मारूँगा को ठीक कर दूँगा, तो चलो हो सकता है किसी दिन आपकी फूँक से कोई ठीक भी हो जाए, लेकिन 10 लोग मरेंगे भी, ये पक्की बात है। वो लोग जो इस फील्ड में एक्सीडेंटली आ गए हैं, उन्होंने इसका बड़ा नुकसान कर दिया बेसिकली, जो इसके थे नहीं। जो फ़ोक हमारा है वो बहुत रिच है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आज की पीढ़ी को उसके साथ जोड़ना है, उसका थोड़ा-सा फ्लेवर तो चेंज करना पड़ेगा ना। फ्लेवर चेंज करने का मतलब उसकी तासीर को बदलना नहीं है, ये मैं फिर कह रहा हूँ। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं संतरे के जूस की जगह हम कोई हानिकारक कोल्ड ड्रिंक दे दें। संतरे का जूस ही दें, उसमें थोड़ा-सा कुछ ऐसा मिक्स कर दें जो संतरे की तासीर चेंज ना करे, लेकिन उसके टेस्ट के हिसाब से वो पी ले। बात इतनी सी है। तो फ्यूजन हो या जैसे हमने अपनी बोली बोल है, वो भी इसी का एक एग्ज़ाम्पल है। हाँ, होता ये है कि जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देके बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, तो आप और एक आम आदमी है जो मरीज़ है। एक मरीज़ डॉक्टरी पढ़ने की या डॉक्टरी समझने की कोशिश कर रहा है गूगल से या किसी व्यक्ति से, मतलब अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, और एक डॉक्टर जो पेशे से डॉक्टर है, एस्टेब्लिश है, वो भी डॉक्टरी और पढ़ रहा है अपने को अपडेट करने के लिए। नॉलेज। जी। ठीक है ना? तो जो डॉक्टर डॉक्टरी जिस डॉक्टर की एक डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ रहा है, उसकी डॉक्टरी आम बंदे को समझ नहीं आ सकती। जी। ये तो पक्की बात है ना। बिल्कुल। अगर किसी को फ़ोक से जोड़ना है, तो अगर उसके हमें एक नए क्लेवर से करके उसको फ्यूजन का टच दे करें, जब वो उस ज़ोन में आ जाएगा, फिर वो उस फ़ोक को भी सुनेगा, जो उससे पहले उसके लिए ये मतलब पिछले ज़माने का या पुराने ज़माने का, आप ये कह सकते हैं। जी। आप जो नए सिंगर आज इसकी और मैं एग्ज़ाम्पल अच्छी तरह समझा दूँ, जो सिंगर गाते हैं एस्टेब्लिश्ड, वो आज भी केएल सहगल को सुनते हैं। लेकिन जो नए सिंगर्स को सुनते हैं, उनको केएल सहगल पसंद नहीं आता। लेकिन जब वो नए सिंगर्स जैसे सिंगर बन जाएँगे, फिर वो उस स्कूल को ज़रूर सुनेंगे। इसलिए नहीं, उन्हें पता है कि ये गंगोत्री है कहाँ, जहाँ से पूरी गंगा की धारा आके निकलती है। तो इस तरह की हमें कोशिशें करनी होगी। फ़ोक हमारा इतना रिच है, लेकिन उसको उसी तरह परोसने से शायद बच्चे भाग जाएँ। उनको थोड़ा-सा स्वाद बदलकर हल्का सा, जितना हम एक छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं जैसे किया जाता है, इतना करके उसको वहाँ तक लाना है। मेरा तो यही सोच है। बहुत बहुत सुंदर तरीके से बताया आपने। नहीं, राजकुमार जी, बहुत ही बहुत खूब। अच्छे तरीके से, और शायद आपकी जो इस बात से मेरे को ये लगा कि नदी जा रही है, नदी के खाली एक तट पे खड़े होके आप पूरी नदी की जो पूरी डिस्टेंस है मेजर नहीं कर सकते। आपको कहीं न कहीं सोर्स पे जाना होगा, सोर्स पे जाएँगे तभी आपको पता चलेगा कि ये नदी क्या है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इसको समझाया। अब हम आपके आते हैं रेडियो, टीवी के अनुभव के ऊपर। अ, मंच पर और प्रसारण में क्या अंतर है? और आपकी आवाज़ की भूमिका कैसे बदलती है इन दोनों मीडियम्स में? धन्यवाद। अभी चूँकि इस समय मैं डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ दूरदर्शन से भी और अ, रेडियो से भी और इसके साथ-साथ मंच से भी। तो एक तो मैं इसमें आपके लिए भी और अपने उन लोगों के लिए जोड़ता चलूँ कि जो गाना है ना संगीत में, वो सबसे मुश्किल काम है। गाना जिस तरह का डिसिप्लिन माँगता है, जिस तरह की साधना माँगता है, वो आपको एकाकार होकर ही आ सकती है। उसमें फिर वो
हर जगह हाथ पैर मारकर वो नहीं आता। अब मेरे साथ ये दिक्कत ये रही है, चूँकि वॉइस मॉड्यूलेशन के कारण दूरदर्शन में खबरें पढ़नी है, रेडियो में घोषक हूँ, स्टेज पे रैंकर भी हूँ। तो वो जो 2-3 अलग-अलग आवाज़ें हैं, वहाँ पे गाना कहीं न कहीं आकर उसको नुकसान झेलना पड़ता है। क्योंकि गाने के लिए अगर जितने भी आप सिंगर्स को देखें, जो बहुत ही ज़्यादा गॉड गिफ्टेड हैं, उनके लिए तो मैं नहीं कह सकता, बट जो बाकी हैं, वो आप देखेंगे बहुत सौम्य, बहुत धीमे बोलने वाले, क्योंकि वो उनकी ज़रूरत है। मतलब ठंडे पानी से फ़र्क असर पड़ जाता है, मौसम से फ़र्क पड़ जाता है। तो उनको अपने गले को एक लेवल पर रखना पड़ता है, क्योंकि कंठ संगीत है, और ये नहीं कि अगर आज आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप 10 दिन रियाज़ नहीं करेंगे तो आप फिर ज़ीरो हो जाएँगे। ये गीत गाने की म्यूज़िक तो है ही मुश्किल, और उसमें गाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। मेरी सबसे आप कह सकते हैं कमज़ोर कड़ी गाना ही है, क्योंकि वो जो उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए जो अभ्यास रिग्रेस चाहिए, वो अ, इतनी सारी जगह जितने जो मैंने स्टिंग फँसा कर रखे हैं, वो नहीं हो पाता। अब बात करें आपके सवाल की, तो डेफ़िनेटली जब हम मंच पर कोई चीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसमें लोग सारे सामने बैठे हुए हैं। आप पॉज़ ले सकते हैं, आप रुक सकते हैं, आप किसी की बात सुन रहे हैं, तो वो सब आपकी परफ़ॉर्मेंस के साथ ही आ रहा है। जब आप दूरदर्शन में हैं, तब आप रुक नहीं सकते, लेकिन लोग आपके सामने वहाँ बैठे हैं, लेकिन आपने तब कैमरे को वो लोग समझना है। तो आपने वहाँ पे एक जैसे यहाँ पे चल रहा है, एक फ्रेम है बँधा हुआ, आपका हाथ उससे बाहर जाएगा तो आप आउट ऑफ फ्रेम हो जाएँगे। आपने वहाँ वो ध्यान रखना है। लेकिन जब रेडियो आता है, वो थोड़ी दुनिया अलग है। एक तो नॉस्टैल्जिक हैं हम, रेडियो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और आपको भी शायद याद होगा कि एक टाइम में तो अगर आप पुराने शहर में अगर रहते हैं, तो अगर आपने 5-3 से चलना शुरू कर दिया है, ये हमारे टीचर हैं वो भी ये बात बताते हैं, और अगर रेडियो पे वो गाना चल रहा है, कोई भी गाना शुरू हुआ, तो आप 5-3 सीढ़ी तो पहुँच गए, अगर वो गाना चल रहा है तो आपको पूरा गाना सुनाई देगा। वो गाना हर घर में ही चल रहा होता था बेसिकली। एक तो ये है, क्योंकि वजह ये है कि रेडियो आपको कुछ भी करने से रोकता नहीं है। रेडियो के लिए आपको सिर्फ़ कान चाहिए, आँखें नहीं चाहिए। ऐसे ही जब हम रेडियो पर बोल रहे हैं, तो हमारे सामने एक माइक है, और माइक हमारे सारे श्रोता हैं, और हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ उन ध्वनि तरंगों पर जाकर अपनी आवाज़ की मॉड्यूलेशन के द्वारा ही बताना है। सुनने वाले को नहीं पता कि जो बोलने वाला गंजा है, बूढ़ा है, जवान है, दुखी है, सुखी है, वो कैसे कपड़े डाल के आया है, उसने खाना खाया कि नहीं खाया है, उसके घर में कोई बीमार है, वो शादी, कुछ से लेना-देना नहीं है। वो उस एक टाइम फ्रेम में उसके कानों में जो जा रहा है, वो उस उद्घोषक का, उस प्रोग्राम का धर्म है, उसको ऐसे करके पहुँचाना कि किसी भी जो आपके बैक ऑफ द माइंड या आपकी ज़िंदगी में कोई उलझन या खुशी चल रही है, उसका असर उस पर ना आए। तो वो सबसे मज़ेदार और सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है रेडियो का है। बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया आपने राजकुमार जी के तीनों मीडियम्स के ऊपर, स्पेशली रेडियो का जो है, इवन दो एफएम के आने के बाद फिर से रेडियो को मुझे लगा कि एक बार नई जान मिली है, क्योंकि अब गाड़ियों में स्पेसिफिकली मैं तो ऑल इंडिया रेडियो और एफएम दोनों ही सुनता हूँ जब भी ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि पुराने गाने अभी भी अच्छे लगते हैं, और हमारे डॉक्टर साहब तो वैसे भी गाने गाते हैं, पुराने और नए दोनों तरीके के। तो बहुत अच्छे, बहुत बखूबी आपने इसको आई थिंक समझाया है डॉक्टर विकास। राजकुमार जी, फिर से आते हैं आपके थिएटर की और रंगमंच और बाकी प्लेटफॉर्म्स। आपने बहुत सारे थिएटर डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो हम चाहते हैं कि उनके साथ जो अलग अलग विभिन्न डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, उनके साथ कैसा अनुभव रहा, और क्या आपने कभी खुद को उनको उनके सांचे में डालने की कोशिश की, या उन्हें अपने भीतर उतारा है? धन्यवाद। हाँ, मैंने काफ़ी रंगमंच निर्देशकों के साथ काम किया है। जैसे मैंने सबसे पहला नाम लिया था केवल कृष्ण बड़याल स्वर्गीय, उनके साथ शुरू किया था। रूपवानी कला मंदिर उनका ग्रुप था, वो मेरे पहले डायरेक्टर थे। वो खुद डायरेक्टर भी अच्छे थे, एक्टर बहुत अच्छे थे। उनकी जो वॉइस मॉड्यूलेशन थी, हम आज भी सोचते हैं कि वैसा कभी बोल पाएँ तो शायद कुछ कमाल हो जाए। तो उनके साथ काम किया, ये चूँकि पहले थे। उसके बाद बहुत से लोगों के साथ जनक खजूरिया जी हैं, उनके साथ किया नटशाला में। कवि रतन जी के साथ किया है, अ, और भी बहुत सब। लेकिन जो जहाँ पे आके मैं थमा, रुका, या आप कह सकते हैं कि मेरी सारी ग्रूमिंग हुई, जहाँ आकर मैंने सिर्फ़ थिएटर नहीं, क्योंकि थिएटर को कई बार हम सिर्फ़ एक्टिंग या नाटक ही समझ लेते हैं। थिएटर एक इतना एक विशाल अ,
प्लेटफॉर्म है, बेसिकली एक ऐसा अम्ब्रेला है कि जब सारी कलाएं एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाए तो वो थिएटर बनता है। तो ये सब मुझे सीखने का जो अवसर मिला वो रंगयुग नाट्य संस्थान में श्री दीपक कुमार जी से सीखने को मिला। आज तक मैं उनसे जुड़ा हूँ, चाहे वो संगीत का रुझान हुआ उसके कारण वहाँ वहाँ हुआ, जैसे मैंने पहले कहा साहित्य का, शायरी का, फोक का, हर एक तरह का। तो हाँ, ये बात सच है कि कला के हिसाब से मुझ पर उनका असर है, बहुत ज़्यादा असर है। उनकी डायरेक्शन का मेरे पे प्रभाव है और जैसा वो सिखाते थे शायद कहीं न कहीं मेरे अंदर वो ढल गया। हालाँकि अब मैं इतना रेगुलर थिएटर नहीं कर पाता हूँ। बीच में मैंने मुश्ताक का जो इनकी पिछले दिनों मृत्यु हो गई थी, उनके साथ एक नाटक किया था। वो जम्मू को लेकर वो नाटक था। खालिद हुसैन की कहानी थी। 2 कहानियाँ थी, जम्मू के पस मंज़र पर लिखी हुई। उसको जोड़कर प्रीतम कुडोजी ने नाटक लिखा था इश्क उमलंगी। वो उस नाटक को लेकर मुझे लगता है कि मैं लगभग भारत के सभी शहरों को दिखाया। वो नाटक हर जगह गया, वो सराहा गया। उनके साथ भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। बट जो दीपक कुमार जी से मैंने सीखा और कोशिश करता हूँ वैसा बनने की, कभी बन नहीं पाऊँगा। उनका असर मुझ पर है, ये सच बात। दीपक जी को हमने कवर भी किया है और बहुत ही अच्छे इंसान, एक अच्छे निर्देशक के साथ-साथ एक कहानीकार के साथ-साथ एक वो बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। तो उनके साथ जब भी मिलना होता है तो बहुत ही आत्मीयता से भरा रहता है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप तो बहुत लकी हैं कि जिन्होंने इतना समय उनके साथ लगाया है और काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी हैं। डॉक्टर विकास एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा अभी याद आ गया कि हम पिछले 2 हफ्ते पहले हम पंचवक्तर मंदिर में बैठे थे तो अ, राजकुमार जी भी वहीं पे आए हुए थे। तो मैं देख रहा हूँ कि हम सारे बात कर रहे हैं और राजकुमार जी फ़ोन पे हैं। ये गुत्थी सुलझ नहीं रही थी। मैंने कहा ये तो बहुत ही एक संजीदा किस्म के वहाँ पे जो भी डिस्कशन है उसमें बहुत अधिक पार्टिसिपेशन करते हैं। तो ये हुआ क्या? उसकी गुत्थी तब सुलझी जब मैं घर पहुँचा। तो घर पहुँचा तो देखा कि मेरे फ़ोन पे बहुत सारी तस्वीरें आई हैं मेरी और वो सारी इन्होंने खींची थी और वो बहुत ही अच्छे तरीके से खींची थी और मैं रुक ना सका, मैंने उसको फ़ेसबुक में और बाकी प्लेटफ़ॉर्म पे भी शेयर किया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके हमने बहुत सारे रंग देख लिए। आपने बचपन से अभिनय किया, आपने म्यूज़िक बहुत अच्छा बजाते हैं, आप रेडियो में उद्घोषक हैं, दूरदर्शन पे भी आपकी बहुत अच्छे कार्यरत हैं कई चीज़ों में। ये नया शौक कहाँ से आया फ़ोटोग्राफ़ी को और इतनी अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करने का? उसमें से एक फ़ोटोग्राफ़ तो मैंने अपने बड़े भाई जो आए थे, कुछ दिनों के लिए आपने उनकी भी 2 फ़ोटोग्राफ़ भेजी जो उन्होंने अपनी लिंक्डइन में प्रोफ़ाइल में भी लगा दी। कहाँ से आपको ये शौक पैदा हुआ? और क्या खाली आप दृश्य कैद करते हैं या उसके अंदर से जुड़ी भावनाएँ भी? देखिए, अगर मैं ये कहूँगा कि मैं कोई बड़ा अच्छा फ़ोटोग्राफ़र हूँ, तो शायद मैं आपकी इस कही बात का फ़ायदा लेने की कोशिश करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक कैमरा है, मोबाइल फ़ोन है, मुझे लगता है ये सेम वही है जो डॉक्टर विकास जी के पास भी है। थोड़ा-सा महँगा है, कैमरा अच्छा है और हमारे एक टीचर हैं, रिटायर हो चुके हैं, अरविंद गुप्ता जी, फाइन आर्ट्स में थे, तो अभी रिटायर हैं। तो वो बड़ी अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करते थे। तो मैंने उनसे एक बार पूछा था, "सर, आप इतनी अच्छी फ़ोटो कैसे खींच लेते हैं?" तो उन्होंने कहा, "मैं 5-7 खींचता हूँ, कोई एक ना एक तो अच्छी आ जाती है।" तो इसका आंसर बस वैसा ही है। हाँ, डेफ़िनेटली कोशिश रहती है कि एंगल कुछ ऐसा मिल जाए और लाइट सही सोर्स से आ रही हो और जिसकी खींची हुई फ़ोटो ली जा रही है उसको पता ना हो, ताकि वो कॉन्शियस ना हो। तो कोई ऐसी मोमेंट कैद हो जाए जैसे शायद बाय चांस आपके फ़ोटोग्राफ़ी के कारण हो गया होगा। तो ये सिर्फ़ मुझे लगता है कि भगवान ने ये तारीफ़ मेरी किस्मत में लिखी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चेहरा आपका था, हँसी आपकी थी और मोमेंट आपके थे। मेरे पास सिर्फ़ एक महँगा कैमरा था, इतनी बात ज़रूर है। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा और कैमरे से फ़ोटोग्राफ़ी करना और मूवी बनाना, हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने अ, हमारे एक पॉडकास्ट में वो शामिल भी हुए एज़ अ गेस्ट। हमारे जम्मू के एक जर्नलिस्ट हैं, ओमपाल संब्याल जी उनका नाम है और वो एप्पल फ़ार्म चलाते हैं पंचेरी में। बहुत ही हर चीज़ में उनकी बहुत गहन रुचि है। तो अचानक 2019 में उनको कैमरे से शौक पड़ा और कैमरे से फ़ोटो खींचते-खींचते वो एक अवार्ड विनिंग मूवी बनानी शुरू कर दी उन्होंने। रिसेंटली उनकी एक मूवी आई बगनी, जो घसीटन यज्ञ को लेके है, जो जम्मू के कल्चर को दर्शाती है, उस पे किया। तो जब हम पंचेरी में गए तो वो काफ़ी समय अपना इन्हीं चीज़ों में लगाते हैं। तो अच्छा कैमरा और महँगा कैमरा, अच्छा फ़ोन होने के साथ-साथ एक आई फ़ोर डिटेल भी होनी चाहिए। तो मेरे को लग रहा है अब आपका अगला शौक एक मूवी बनेगी उससे, जो हम बेसब्री से वेट करेंगे। जी, जी।
राजकुमार जी, एक और फोटोग्राफी के बाद एक और आपकी जो हॉबी कह लीजिए या दिनचर्या का भाग कह लीजिए, और इसमें मुझे लगता है कि बहुत लोगों को रुचि भी होगी, खासकर उन लोगों को जो अपना वजन घटाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल फिटनेस कोच और वो सारा अब हम इंस्टाग्राम पे देखें या फेसबुक पे देखें तो बहुत डिमांड में रहते हैं वो। तो हम उससे रिलेटेड है कि रोज की दौड़, अनुशासन और वजन घटाने की कहानी क्या है ये आपकी, और क्या सुबह की भाग दौड़ जो है वो सिर्फ फिटनेस के लिए है या नए विचार भी लाती है साथ साथ, और वजन कम करने की प्रेरणा ये आपको कहाँ से मिली? तो आजकल हम देखते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी जो उमर अब्दुल्ला जी हैं, उन्होंने भी काफी ये रूटीन फॉलो की है और वो शेयर भी करते हैं अपने सोशल मीडिया पे। तो आपकी भी कुछ ऐसी जो कहानी है वो हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, मैं यहाँ भी यही कहूँगा कि कोई ऐसा नहीं है। दरअसल इसमें 2 फैक्टर हैं। एक तो मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद शर्मा जी, वो खुद उनकी मतलब सेहत को लेकर वो काफ़ी सजग रहते थे। वो अखाड़े में जाना और दंड बैठक करना और सारा उनका था। और उनका बहुत रहता था कि हम एक्सरसाइज करें, लेकिन मैं बहुत ढीला था, मैं कभी नहीं करता था। अब 50 साल उम्र होने को आई है, तो लास्ट ईयर कुछ 1-2 टेस्ट अच्छे नहीं आए थे। तो कुछ अलार्मिंग सिचुएशन थी, तो ये सिर्फ़ अपने लिए उठा मैं, ये कोई ऐसा कोई प्रेरणा नहीं है, ये समझ लीजिए कि आप एक यही लगा कि नहीं कुछ अब करना चाहिए। तो लास्ट ईयर शायद अप्रैल या मई यही महीना हुआ होगा, मैंने वो शुरू किया। बट ये है कि हाँ, ये शायद कुछ मेरी अ, स्वभाव में कुछ ऐसी बात है या कुछ है, जहाँ जाता हूँ कोई इवेंट सा बन ही जाता है। तो वो मैंने जाते हुए कभी एक सैर करते कोई ग्रुप बन गया, 1-2 लोग आए, 4 आए, किसी एक दिन मैंने फ़ोटो खींच ली, वो पोस्ट कर दी, ओम सूर्याय नमः लिख के। अगले दिन कोई छोटा-सा वीडियो कैप्चर कर लिया। अब आप यकीन मानिए कि ये जो रोज़ सुबह का वीडियो या एक पोस्ट है, ये एक रूटीन बन गई है। अब ये रूटीन कई बार तो अ, लोग नाराज़ हो जाते हैं कि आप जी कल आए नहीं, या अच्छा आए थे तो मेरा सीन उसमें ज़रा थोड़ा कम आया था, या वो जो मेरे ज़रा वो भाई की या बेटे की शक्ल थोड़ी कम आई, थोड़ा अच्छे से लेना जी उसका जी आप। या बी साथ में कोई डोगरी गीत या कोई पंजाबी फ़ोक सॉन्ग लगा देता हूँ, वो तो इस बार ज़रा मेरा वाला लगाना। मेर आप ये यकीन माने कि मुझे कई बार लगता है कि ये शायद कुछ ऐसा है प्रारब्ध में कि ये तो बिल्कुल अभी की बात है ना, रिसेंटली कुछ 6 महीने भी नहीं होंगे ये साहब चलते। इसमें तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि हाँ, मुझे याद नहीं, बड़ी पुरानी बात है, ये तो अभी कल की बात है। तो ये भी अपने आप में एक आप कह सकते हैं कि मूवमेंट बन गई है। अब ये हिस्सा बन गया है। मैं मांडा जाता हूँ संडे को, रूटीन डेज़ में परेड जाता हूँ, तो परेड में जो हमारे ग्रुप के 4-5 लोग हैं, वो तो हैं ही हैं। जो बाकी भी पूरी ग्राउंड है, वो सूर्य नमस्कार करते फटाफट एक जगह आके असेंबल हो जाते हैं कि ये इसका एक वीडियो बनना है। मेबी उनको ये लगता हो कि शायद ये कोई यूट्यूबर है, वो मैं बिल्कुल नहीं, मैं कोई डिमोनेटाइज़ेशन नहीं की हुई किसी चैनल की। बट यही है कि वो सुबह के जो कुछ पल हैं, वो दिन भर जो लोग हैं उसको एक बार देख के रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि ग्राउंड में कौन आ रहा है हमें नहीं पता है, उसकी उम्र क्या है, उसकी सेहत क्या है, वो किस परिवार से है, उसके घर में परेशानी क्या है। लेकिन उस अगर कोई 4-5 मिनट के वीडियो में या उसको बाद में देखने से अगर किसी के चेहरे पे कुछ हँसी आती है, कोई रौनक आती है, और वो भी एक आगे से थैंक्स का मैसेज भेज देता है, तो मुझे लगता है कि यही विचार हैं जो आगे पीछे चलने चाहिए, इन्हीं विचारों की ज़रूरत है। अब परेड में ये होता है कि एक हरिओम या राम-राम करके एक-दूसरे का अभिवादन करते हैं। तो जब मैं नया-नया गया तो मुझे किसी ने कहा हरिओम, तो मैं सोचता रहा यार मैं इसको जानता नहीं हूँ, ये कौन है? मैं भूल रहा हूँ, कहीं तो पक्का मिला हो तभी तो उसने बुलाया। लेकिन जब वो 5-7 दिन मैं यूज़्ड टू हो तो लग रहा था कि नहीं, ये सब एक-दूसरे को बोलना ही है। पहली बार बिना पहचान के बोलो, अगली बार मैं खुद बोलूँगा, तो यहीं से पहचान बन जाती है। तो पहचान क्या बनानी है? तो यही सुबह के विचार हैं। तो हाँ, सेहत इसका बाय प्रोडक्ट है बेसिकली। जब हम खुशी से हठ योग से या कैसे भी करके एक रख लेंगे, हाँ डेफ़िनेटली मुझे कोई 12 किलो के करीब मैंने वज़न कम किया है, और देखते हैं कब तक चलता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा कि आप प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि ओबेसिटी की कैपिटल बन चुकी है इंडिया, हम देखते हैं कि और मोटापा जो है एक मैग्नेट है बीमारियों को अट्रैक्ट करने का। तो अगर मोटापा आप भगा देते हो तो समझो आपने कितनी सारी बीमारियों को भगा दिया अपने शरीर से। तो बहुत ही इंस्पायरिंग है और मुझे लगता है हम सबको सीख लेनी चाहिए आपसे कि और ये भी सच्चाई है कि जैसे एक बोलता है ना, गाड़ी
रिढ़ रही है, तो वो रिढ़ रही होती है, 40 तक पहुंचते हैं, 45 तक पहुंचते हैं। लेकिन उसके बाद एक फेज आता है कि फिर हमें थोड़ा ये एक्सरसाइज और व्यायाम का इसका धक्का मारना ही पड़ता है बॉडी को फिट रखने के लिए। तो मुझे लगता है वो आपने स्टार्ट कर ही दिया, और बाकी भी आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं। ये देख के बहुत ही एक खुशी की बात है और एक हर्ष की बात है। धन्यवाद ये शेयर करने के लिए, ये स्टोरी अजय जी। जी, लेकिन हमें फिट होने की बड़ी जरूरत है, वेट हमारा बिल्कुल। कम हो नहीं रहा। और डॉक्टर विकास ने एक ने बड़ी अच्छी बात की थी, जिससे एटलीस्ट मैंने 1 किलो कम करके बाद में 2 किलो बढ़ा लिए। इन्होंने कहा कि अगर शरीर से 1 किलो वजन कम होता है तो आपकी हड्डियों के ऊपर 5 किलो वजन कम होता है। अब वो बात इतनी अच्छी थी, वो सबको बताता जरूर हूँ, लेकिन उस पर खुद अमल नहीं कर पाता। लेकिन जरूर उस पर अमल होगा। लेकिन अगली हम चीज पे आते हैं, भविष्य के ऊपर। अभी तक हमने आपकी जर्नी देखी, आपके शौक देखे, और सच में आप बहरूपियां ही हैं। इतनी सारी चीजें आप करते हैं और हर एक नई चीज में आपका मिडास टच है। जिस चीज को आप टच करते हैं, आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे और आपसे डिस्कशन करते महसूस हो रहा है कि जिस चीज को आप शिद्दत से करते हैं, उस चीज में आपकी परफेक्शन आ जाती है। तो शायद ये आपको माता सरस्वती का और भावी वाली माता और माँ वैष्णो की तरफ से आशीर्वाद है। भविष्य के लिए कोई रोमांचक योजना, क्या कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो आपका सपना है, जो आप आंखें बंद करते हैं, सोने लगते हैं तो आपको वो सपना दिखता है, लेकिन वो परिपूर्ण नहीं हो पा रहा किसी भी कारणवश, और आप चाहते हैं कि वो भविष्य में वो सपना जरूर पूरा करूंगा? ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई सपना? शुक्रिया। हाँ, विचार, सपना रोमांचक तो नहीं कह सकते, पर विचार जरूर है। ये 2 बातें हैं इसमें। एक तो समीक्षा समीक्षा पे बहुत कम काम हुआ है यहाँ पे। आलोचक बहुत कम है साहित्य में, कला में, और जो है भी, उन्हें कोई बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला। और अक्सर आलोचक को बड़ा अच्छा भी नहीं समझा जाता। अ, दुश्मनियाँ हो जाती हैं, लोग बुरा मान जाते हैं अगर कोई आलोचना करता है। पर मेरा मानना है कि एक आलोचक है, ठीक है, आलोचक को भी अपने गिरेबान में ज़रूर झाँकना चाहिए कि वो किसी प्रीजुडाइज़ माइंड से, मतलब पहले से कोई धारणा बनाकर किसी के बारे में ना लिखे। लेकिन आलोचक को उसका यथा स्थान देना पड़ेगा, क्योंकि आलोचक है जो आप पे कतगन एक चेक एंड बैलेंस रखता है, ताकि आप अपनी लेखनी, नहीं तो होता क्या है कि हम जो भी लिखते हैं अ, वो तो उसे हम हरफ़े आखिर मानते हैं, हमें लगता है इससे तो बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं। पर जब तक उसकी कोई समीक्षा नहीं करेगा, गोष्ठियों में पहले क्या होता था, गोष्ठियाँ होती थी, छोटे-छोटे कवि सम्मेलन होते थे, 30 ताल पर लोग बैठते थे, किसी ने अपनी कविता सुनाई, दूसरे ने उसकी वो बखिया उधेड़ देता था, लेकिन वो बुरा नहीं मानते थे, अगले दिन उसको और ठीक करके, ये एक स्कूल होता था। लेकिन धीरे-धीरे जब खुद ही पैसे खर्च कर खुद ही किताब छपवाने और खुद ही उसका विमोचन करने और खुद ही उसका गुणगान करने के दिन आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अपने गिरेबान में झाँकने की ज़रूरत है। इसलिए मेरी ये है एक सपना कि एक समीक्षा का कोई पॉज़िटिव, लेकिन वो उसमें सिर्फ़ गुणगान ना हो, एक बैलेंस रखकर एक दिशा दी जा सके। एक तो ये मेरा सपना है और मैं चाहता हूँ पूरा हो। दूसरा मेरा ये सपना है कि कलाकारों का, चाहे वो साहित्यकार हो, थिएटर से जुड़ा हो, कहीं से हो, वो एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पर ज़रूर इकट्ठे हों। जैसे आप ही 2 लोग हैं, आप दोनों डिफरेंट फ़ील्ड के लोग हैं, लेकिन आप दोनों की एक कॉमन सोच आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे ले आई है, क्योंकि हर एक कला या जीवन का हर एक पक्ष इंटर रिलेटेड है, ये तो पक्की बात है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका लेना-देना किसी दूसरे से ना हो। ठीक है, उसकी टर्मिनोलॉजी आपकी डॉक्टर की अलग हो सकती है, साहित्यकार की अलग हो सकती है, लेकिन समस्या कॉमन होगी। भाषा अलग होगी, समस्या कॉमन होगी। अगर किसी को ठंडा पानी पीने से गला खराब होता है, तो वो डॉक्टर का भी होता है, साहित्यकार का भी होता है। उसको बखान करने का तरीका दोनों का अलग-अलग हो सकता है। उसको रेक्टिफ़ाई करने का तरीका दोनों का अलग-अलग हो सकता है। ऐसी जितनी कलाएँ हैं, जितनी भी आर्ट फ़ॉर्म्स हैं, वो करे अपना-अपना आर्ट, गाने वाला गाना गाए, थिएटर वाला थिएटर करे, लेकिन वो एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पर आके एक-दूसरे की समस्याओं को समझें, डिस्कस करें। मैं ऐसा समाज देखने की इच्छा रखता हूँ, ताकि हमें ये ना कहना पड़े कि हम डोगरी नहीं बोलते हैं, हम अपने कलाकार की इज़्ज़त नहीं करते हैं, क्योंकि हम खुद ही अपनी नहीं करते हैं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना काम अच्छा लगता है। ऐसा मेरा सपना है, कभी ऐसा समाज, ऐसा यहाँ पे कोई माहौल पैदा हो सके। बहुत ही उच्च विचार हैं। और आई थिंक समीक्षा के ऊपर तो मेरा भी ये मानना है कि यहाँ पे क्रिटिक्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि शायद एज़ ए कम्युनिटी इतने साल तक क्रिटिक्स ना होने के बारे में बात, चाहे समाज में हो या कला के अंदर हो, तो जब भी हल्का-सा क्रिटिसिज़्म भी आता है तो उसके रिपरकशंस बहुत हाई हैं।
तो इसी वजह से जो क्रिटिक्स भी हैं वो भी एक कदम पीछे होके चल रहे हैं कि ये ना हो कि छोटी जगह समाज में ये ना हो कि लोग कहें कि जी ये प्री कंसीव नोशन के साथ ही मेरे को क्रिटिसाइज करने आया था। इस धारणा से बाहर आके आई थिंक जब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आएगा तभी जाके समाज का नव निर्माण होगा और उसके लिए आपका ये सपना बहुत ही बड़ा है। और फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ राजकुमार जी कि आप तभी टेल्स में आए, हमारे लिए सच में बहुत सौभाग्य है क्योंकि इतनी छोटी उम्र में आपने इतने विचारधारा आपकी इतनी उन्नत है कि आप हर एक विषय को एक उदाहरण से समझा रहे हैं, जिससे शायद हमें और श्रोताओं दोनों को समझने में बहुत आसानी होगी कि आपके विचार जो हैं वो कितने जागरूक हैं समाज के लिए, डुग्गर समाज के लिए और डोगरी के लिए। डॉक्टर विकास। राजकुमार जी, अब हम अपने पॉडकास्ट के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक हमारे जो डोगरा युवा हैं, नौजवान हैं, उनके लिए कोई आपकी सुरमई सीख हो, वो जो युवा जो संगीत, रंगमंच या शायरी में आना चाहते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हालांकि संदेश तो मैं क्या दूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ा मुश्किल काम है। इसको आप अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आए, क्योंकि होता ये है कि सबको लगता है बहुत अच्छा गाता है, सबको लगता है बहुत अच्छा शायर है, लेकिन जैसे मैंने पहले उत्तर में जिक्र किया कि वो अपनी कोई खामी सुनना नहीं चाहता। और बच्चे भी इतने लाड प्यार से पाले हुए माँ बाप ने कि वो अब उनके अंदर वो हिस्सा रहा ही नहीं है जहाँ पे कोई बर्दाश्त करने का बाधा हो। मतलब हम देखते हैं नंबर कम आए तो सुसाइड कर लिया, या मोबाइल छीना तो इवन बच्चे ने बाप को, मतलब इस तरह का है समाज हमारा बन रहा है। तो ऐसे में अगर आपको, हाँ, कला की ज़रूरत बहुत है, क्योंकि एक जो कला के क्षेत्र का स्टूडेंट है और एक दूसरे का, उसमें ये फ़र्क होगा कि उसे उस प्रोसेस में, उस रियाज़ में, उसके स्वभाव में ज़रूर एक स्थिरता आएगी, क्योंकि जो उसको थोड़ा-सा सोचने पर, समझने पर या इंट्रोस्पेक्शन करने पर मजबूर करेगी। तो मेरी यही सीख है कि अगर आपको कला में आना है, संगीत में क्षेत्र में आना है, तो ये सोच के आइए कि ये इसलिए नहीं आना कि ये आसान है, बाकी चीज़ें, ये सोच के आना है कि इसमें आपको 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी और पूरे सच्चे मन से और उस डिसिप्लिन से आना पड़ेगा। और आपको सिर्फ इस फील्ड में नहीं आना, उसकी जितनी अलाइड फील्ड्स हैं, ये नहीं कि आप गाने आ रहे हो तो आपको सिर्फ गाने का पता हो, गाना सीखने आ रहे हो तो आपको तबले का, ताल का भी पता हो और बाकी साज-बाज का भी पता हो। ये नहीं कि वो तो उसका है, उसको पता होगा, क्योंकि आज आके जब आपने उसका एक अल्टीमेट प्रोडक्ट बनना है ना, वो क्लब होकर ही बनना है। ये नहीं हो सकता है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हो तो नर्स ने क्या करना है वो उनको ना पता हो। नर्स को नर्स का काम पता होगा, वार्ड बॉय को वार्ड उसका पता होगा, लेकिन अल्टीमेटली एक टीम का काम है। चाहे सेहरा डॉक्टर साहब के सिर में बनेगा, पर वो पूरी टीम का काम है। तो ये इस तरह की सोच आपको पैदा करनी पड़ेगी। बहुत ही सुंदर संदेश, बहुत ही सुंदर। राजकुमार जी, हम अपने पॉडकास्ट के अंत पे आ चुके हैं और जैसे कि हमने स्टार्ट में भी कहा था आपकी जर्नी है और ये जर्नी में कोई इंटरप्शन ना हो, इसलिए हम कभी भी पॉडकास्ट का जो टाइम है उसके ऊपर हम कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते। काफी लोग मेरे को, डॉक्टर विकास को, कहते हैं कि आप 25 मिनट का बनाइए, 30 मिनट का बनाइए या मैक्सिमम 40 मिनट का बनाइए। आई सेड ना, तो हमें व्यूज चाहिए। जो सीरियस आदमी किसी अपने जम्मू के व्यक्ति का जिसने बहुत अच्छा कार्य किया है उसकी जर्नी सुनना चाहता है, ही इज ओनली मोस्ट वेलकम। ना तो हमें बहुत व्यूज के लिए इसको सनसनी बनाना है, ना तो हमें बहुत सारी चीजों के लिए इसके अंदर कुछ मसाला डालना है। इट्स अ सिंपल लाइफ स्टोरी ऑफ ए फेलो डुग्गर, जिसको आप देखें, समझें, सीखने के लिए कुछ भी हो तो उसमें से पिक करें और उसको पिक करने के बाद अपनी जीवन के अंदर उतार लें। अब हम आखिरी क्वेश्चन जो है वो आपकी जिंदगी के से जुड़ा है कि अगर आपको अपनी जिंदगी को एक कविता में या शेर में किसी में समेटना हो तो वो क्या होगा? अ, अजय जी, चूँकि मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं क्या हूँ? मतलब मुझे ये लगता है, ये फैसला तो आप करेंगे, समाज करेगा, क्योंकि जो मैं बताऊँगा वो मेरे अपने नज़रिए से होगा, वो सच है कि नहीं वो तो नहीं जानता। फिर भी आपके सवाल के उत्तर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे लगता है आपके लिए तो ये बहरूपिया होगा, आपके लिए तो ये मल्टी फैसेटेड सब होगा। पर मुझे लगता है कहीं एक जैसे मुझे कहीं पहुँचना नहीं है। मुझे बस सारे स्वाद चखने हैं और बस, या कहीं को छू कर आ जाना है। कोई इस तरह की कोई है गड़बड़, कोई उलझन सी है।
तो इस नाते मुझे सिर्फ एक behzad लखनवी की गजल का एक शेर याद आ रहा है। आई होप वो मेरे मुताबिक मेरी तर्जुमानी करता है कि ए रहबर कामिल चलने को तैयार तो हूं पर याद रहे। ए रहबर कामिल चलने को तैयार तो हूं पर याद रहे, उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए। ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने वो किया है कि कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, बिकॉज शेयर इतना प्रभावशाली था और शायद आपकी जर्नी जो हमने 1 सवा 1 घंटे में आपके साथ बैठ के की और जितना हम आपको जानते हैं, शायद ये जो आपके साथ बहुत अधिक मैच करता है और शायद आपने भी इसको चुना और हम आपसे पूर्णतः सहमत हैं। राजकुमार जी, मैं फिर से एक बार आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने अपना समय निकाला और हमारे साथ एक पॉडकास्ट में, लंबे पॉडकास्ट में आए तवी टेल्स, जो जम्मू के अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के द्वारा शुरू किया गया है, उसमें आप भागीदार बने हमारी इस जर्नी में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एज आई ऑलवेज से कि कभी भी किसी डुगरा रतन को अगर जब हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं तो हम इसके बाद बहुत अधिक फ्रेश हो जाते हैं, हमें एक नई लीज ऑफ लाइफ मिलती है। स्पेसिफिकली अगर वो डोगरा यूथ जो हो वो आपकी एज ग्रुप में हो तो हमें ये लगता है कि डोगरी और डुग्गर दोनों एक सुरक्षित हाथों में है और हमारी कला जो है वो बहुत अच्छे से आगे जाके और निखरेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर विकास से रिक्वेस्ट करता हूँ टू फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स फॉर आवर एस्टीम्ड गेस्ट। राजकुमार जी, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें स्पेशल जिक्र करना चाहूंगा आपके उन मित्र का जिन्होंने आपको बहरूपिया कहा था, मल्टी फैसेटेड, डिफरेंट फेसेस। वो कितने एक दूरदर्शिता वाला स्टेटमेंट था, तो वो आपकी लाइफ जर्नी से प्रूव हुआ है। आपके इतने रोल्स, आपके इतने रूप हमने पिछले 1.25 घंटे में देखे। आपके विचार, आप इतने अच्छे अनाउंसर, आप एक कलाकार, आप एक गायक, एक कंपोजर और एक बहुत ही गंभीर विचारक। आपके विचार इतने मैच्योर हैं, आपकी थॉट प्रोसेस, मतलब वही कह सकते हैं ना कि आपकी उम्र से दुगने तिगने आपके विचार, इतना मैच्योरिटी लेवल है और हमको झंझोड़ने वाले विचार हैं। और एक हम्बल, एक आप इतने हम्बल हैं, उसके बावजूद आपके आंसर्स में इतनी सिंप्लिसिटी, बेबाकी है कि मैं क्या कहूं। तो हमें गर्व है आप पे। एक टिपिकल डोगरा की निशानी है ये, एक ह्यूमिलिटी, एक उच्च विचार और कोई प्रिटेंड करने वाला वो स्वभाव नहीं है। मतलब जो जैसे हैं वैसे के वैसे परोस देते हैं अपने आप को। तो आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारे लिए, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए। पूरी तवी टेल्स टीम की ओर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे प्लेटफॉर्म को डेकोरेट करने के लिए और अपने दिल से अपनी हर बात को रखने के लिए। माता वैष्णो देवी, बावे वाली माता, सुकराला माता, सरथल माता और सारी जो देवी देवता हैं, मानसर देवता यहाँ हमारे डुग्गर के, बाबा अम्बो जी, उन सब से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपके जो भी सपने हैं, जो भी आपके भविष्य के जो एम एम्बिशंस हैं, वो आपके जल्द पूरी करें। आपको एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें ताकि आप डोगरों और डुग्गर के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं और बाकियों को भी इंस्पायर कर रहे हैं, उसको आप जारी रखें। और फिर कभी हम जरूर चाहेंगे कि आपसे फिर फ्यूचर में पार्ट 2 के तौर पे अपनी पॉडकास्ट के जरूर आपको बुलाएंगे। अब अपनी यात्रा जारी रखें इसी तरह से और हमें इंस्पायर करते रहें। आपका फिर से तहे दिल से, अपने दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जैसे आपने कहा कि अपनी बोली बोल, तो हमने अपनी डोगरी बोलनी है, उसको बढ़ाना है और एक प्राउड डोगरा की तरह हमने, अगर कोई बोले आप कौन हैं, तो हम बोलेंगे कि हम अपनी बोली बोलने वाले डोगरे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय डुग्गर, जय हिंद। धन्यवाद।